पाकिस्तान की साइड में थे और जब मेरी आँख खुली या मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मेरे मुंह के ऊपर बंदूक और वो बैनट लगा हुआ है और राइट आईज के मतलब एकदम पास में ही, और कोई और खड़े हैं। तो जैसे ही किया तो विद इन दैट पेन ऑल्सो आई सॉ दैट ओहो, ये मेरे देश तो नहीं है, मेरे खुद के ये लोग नहीं है। वो एक जेसीओ था, उसको कभी कभी मौका मिलता तो उस जवान बाहर खड़ा रहता था, तो जेसीओ बीच में आके बोला मैं 1 मिनट चेक करके आता हूँ। तो आके तो वो एक दिन धीरे से मुझे भी और मेजर साहब को भी बोले कि साहब अगर आप वापस जाएं ना, जब आप वापस जाएं तो मुझे एक छोटा सा गुटका गीता का और एक छोटा सा रामायण का भेजेंगे क्या? मैंने पूछा साहब आप क्या करेंगे? ये बंदा मुझे क्या बोलता है कि साहब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताऊंगा कि ये हम लोग थे पहले। आज का पॉडकास्ट एक और मिलिट्री स्पेशल पॉडकास्ट है। मिलिट्री की एक पूरी सीरीज बनाई है हमने टीआरएस पर। आज का पॉडकास्ट थोड़ा ज्यादा इंटेंस है क्योंकि जीआर चौधरी सर की स्टोरी एक लेजेंडरी इंडियन आर्मी स्टोरी है। ये भारतीय फौज के एक बहुत बड़े लेजेंड माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल पाकिस्तान में गुजारा एज अ POW, प्रिजनर ऑफ वॉर। 1971 वॉर में ये 21 साल के थे, जहां इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत वीरता से बहुत सारे मिशन सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश किए। पर 1971 वॉर के एंड में ये पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू पकड़े गए, कैप्चर किए गए। 1 साल पाकिस्तान में बिताया। आज के पॉडकास्ट में इनके नज़रिए जानेंगे, इनकी कहानियाँ जानेंगे और उस 1 साल के बारे में और गहराई से जानेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हैवी पॉडकास्ट है, तो हो सके तो ये अकेले में सुनिए, पर आई प्रॉमिस यू कि इस पॉडकास्ट के एंड तक आपके दिल के अंदर कुछ बदलेगा। इंडिपेंडेंस डे पर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी देश के लिए, और ये पॉडकास्ट हमेशा भारत के लिए ही ऐसे कहानियों को सेलिब्रेट करता जाएगा। जय हिंद दोस्तों, लेट्स सपोर्ट द इंडियन मिलिट्री। कैप्टन चौधरी, कैप्टन चाओ, कैसे हो सर? एब्सोल्युटली फाइन। Okay. आपको मिलके बहुत खुशी हुई। सेम हम बहुत टाइम बाद एक मिलिट्री पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी कहानी बहुत ज़्यादा स्पेशल है ऑनेस्टली। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुझे पता नहीं इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करूँ। आपकी जोश टॉक्स देखी थी। ऑनेस्टली आज इंटरनेट पर जितने भी लोग मिलिट्री पॉडकास्ट देखते हैं उन्हें मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता है। यस तो 71 वॉर के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है लोगों को। पर आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है 71 वॉर में। वुड यू लाइक टू बिगिन शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव कि हुआ क्या था? हाँ, आई जस्ट टेल यू। ऐसा है कि मैंने जैसे बताया है, जो भी मैंने टेड टॉक किए हैं या जिससे भी वो किए हैं, अपना in any case military history is a completely, if you take it from 5000 साल पहले से लीजिए, माइथोलॉजी में लीजिए, या उसके बाद में आप हमारी जो विक्रमादित्य जी और उसके बाद के चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड टिल डाउन up to 1947 and 48 war and all, when Pakistan was created and they attacked us and all. और उसके बाद की जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद की जो हिस्ट्री है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, बारिंग a good lot who really understand military and who want to know about this thing, otherwise वो इतना पढ़ते नहीं है जी। तो हमारी 48 में जो हुआ, फिर उसके बाद में 62 में हुआ, फिर 65 में हुआ, फिर ये 71 जी, and then 99 जी, and after that although no war but skirmishes in 67 में भी हुए थे, when we had taken certain parts back from China and we had taken a bit of, you can say, revenge जी, of that 62 fiasco because we were not prepared. Hindi chini bhai bhai, and those people ditched us. Panchsheel se wo log alag ho gaye. So that's a different story. But 1971 war, basically
वी वर ट्रेनिंग इन OTS मद्रास। हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो उन्हीं दिनों के अंदर आपको पता है कि बहुत से ये ईस्ट पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ पर ये पाकिस्तान की सेना उनको तंग कर रही थी, अत्याचार कर रही थी उन पे। और हमारे देश के लिए इतना मुश्किल हो गया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी, बंगाली बोलो आज की तारीख में, या उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तानी बंगाली जो हमारे यहाँ आ गए थे, तो हमारे जो आसपास के राज्य थे वहाँ पर उनको सेटल किया। लेकिन टू फीड सच अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, इतने लोगों को उस वक्त 71 में, और कोई हमारे यहाँ भी अनाज वगैरह का इतना वो कुछ नहीं था, बिकॉज हमारे यहाँ ड्रॉट्स होते रहते थे, तो ये बड़ा टास्क था। फिर भी हमारे उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, और हमारा जो मतलब सरकारी तंत्र था, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हैंडल किया। पूरे वर्ल्ड में गए, लोगों को बताया कि देखिए साहब हमारे ऊपर ये प्रेशर है। फिर हमारी मिलिट्री से भी जनरल मानेकशॉ साहब और दूसरे जो हमारे चीफ्स थे उनसे बात कर करके कि भाई ये तो होगा नहीं, बिकॉज मुजीब साहब को उन्होंने बनाया नहीं, उनको ले गए और बंद कर दिया कराची में जेल में, और जबकि उनके पास मेजॉरिटी थी। तो ऑल दीज थिंग्स, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल या अंतर्राष्ट्रीय या मिलिट्रीली अगर आप देखो, तो ये सारी चीज़ें पेपर्स में आती रहती थी। तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे को भी पता लगता था कि भाई ये क्या हो रहा है। तो वी वर ऑल्सो एक्साइटेड, एंड इन बिटवीन दैट जब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया और हम सहन नहीं कर सके, और वो लोग हमको धमकियाँ देते थे, या खान वगैरह, दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू गो इनसाइड द ईस्ट पाकिस्तान एंड अटैक दोज गाइज, एंड अपना खुद के लोगों की रक्षा करते, बिकॉज उन लोगों को वो बहुत तंग कर रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको मतलब जो भी जुल्म हो सकता है वो लोग किया जा रहा था उनके ऊपर, और प्रेशर हमारे ऊपर था। हमारे देश का कोई लेना देना नहीं भाई, वो पाकिस्तान के 2 भाग थे, एक हमारे वेस्ट में था, कि ईस्ट में था, लेकिन वो सारा का सारा बिकॉज ऑफ दी जोग्राफिकल, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, आप पड़ोसी नहीं चेंज कर सकते। तो जोग्राफिकली तो इंडिया इज़ वन जी भाई, आप हिंदुस्तान बोलो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलो जी। तो वो प्रेशर के कारण फिर वो वॉर जैसी सिचुएशन बनने लगी। तो हमारे जो उस वक्त के लीडरशिप थे, पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री लीडरशिप, इन लोगों ने प्लान किया कि भाई कैसे भी करके बांग्लादेश को मुक्त कराया जाए। इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के बाद में, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस मोस्टली हो गई, लेकिन अमेरिका, आपको पता है उन दिनों में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ये लोग क्लोज थे, और वो किसिंगर और निक्सन वगैरह थे, तो दे वर एंटी दिस थिंग, एंड दे जो भी हम लोग करते थे वो सोचते थे कि अरे इंडिया वाले तो वैसे ही हैं, जबकि रशिया एट दैट टाइम सपोर्टेड अस। सो हमारे जो विदेश मंत्री थे या विदेश के जो भी थे वो गए, उन्होंने एक रशिया के साथ में ट्रीटी की। मार्च या अप्रैल में या मई में जब मानेकशॉ साहब को बोला कि आप लोग ये कुछ न कुछ करके बांग्लादेश का करिए, तो उन्होंने बता दिया कि इस वक्त तो सब नदियाँ वगैरह आएगी और मानसून में पॉसिबल नहीं है, जून महीने वगैरह में। तो देन द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एग्रीड कि यस ठीक है। तो फिर ऐसे ये सब मुझे चीज़ें चाहिए, आप मुझे हवाई जहाज़ें चाहिए, मुझे टैंक्स चाहिए, मुझे मिलिट्री के वो सब, ये सारा चीज़ उन दिनों में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। बट बिकॉज वी वर कैडेट्स एंड मिलिट्री कैडेट्स, we were busy in our training. But how could a military person or budding military person keep his or her eyes shut from the realities of military life at least, or the impending danger to the defense of the country? मतलब जियोपॉलिटिकली बहुत कुछ हो रहा था, आप ऑब्जर्व कर रहे थे, आप बेसिकली ट्रेनिंग कर रहे थे तब, पर पता था कि भैया जैसे ही अपन लोग ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, वॉर इज लूमिंग लार्ज जी, हमारे देश के ऊपर लड़ाई का, वॉर का खतरा मतलब लग रहा था। एंड वी वर वेरी एक्साइटेड एट यंग, हम लोग सेकंड लेफ्टिनेंट बनेंगे, अफसर बनेंगे, और सीधे हम लोग लोहा लेने के लिए जाएंगे। हाँ जी। तो दिस वाज देयर, तो हमको पता था, और दिस इज हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। आपकी उम्र क्या थी तब?
20 पूरे हो गए थे, 21 चल रहा था। ओके, काफ़ी सारे 21-year-olds ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं। हाँ हाँ, एंड आई फील कि उन्हें ये पूरा एपिसोड सुनना चाहिए। आप उस फेज़ को किस नज़रिए से देखते हो अब आपकी एज क्या है सर? मैं 74 में एंटर कर गया हूँ। ओके, अब आप किस नज़रिए से देखते हो उस फेज़ को? इट वाज मीन्स मुझे अगर वापस जीने का मौका मिले और देश के लिए कुछ करने का मौका मिले, ऑल्दो आई एम रेडी टू गो टुडे ऑल्सो, अगर वैसी बात हो जाए तो मैं आज भी बंदूक उठा सकता हूँ। पर हमारे यहाँ बहुत से यंगस्टर्स हैं, दे वुड लाइक ऑल ऑफ अस दैट हम करेंगे, वो है हमारे देश के अंदर, वो जज्बा है हम मेरी उम्र के। बट आई फाइंड इट टू बी वन वेरी प्रिविलेज्ड दैट हम लोग उस वक्त यूथ थे, देश को लड़ने का मौका मिला एंड आई वॉज पार्ट ऑफ इट। शेयर कर सकते हो मतलब खुद के नज़रिए से आपकी कहानी क्या थी 1971 वॉर में, फ्रॉम द स्टार्ट, जब आपको पहले पता चला कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा? देखिए, मैं मेरा जो एक्चुअल हुआ वो बता देता हूँ जी। हम लोग पास आउट हुए अगस्त 21, 22 को कमीशन हो गए जी। हमको 14 डेज का ब्रेक दिया गया। उसके बाद में हम लोग गए अपनी अपनी यूनिट्स में। मेरी 3rd 9 गोरखा राइफल्स विच वॉज बेस्ड इन पालमपुर, बट ऑलरेडी इनको हमारी यूनिट को वेस्टर्न बॉर्डर पे एरिया ऑफ ऑपरेशन दे दिया गया था। तो मैंने रिपोर्ट किया पालमपुर में एंड विद इन अबाउट अ मंथ, सितंबर एंड मिड अक्टूबर, वी वर शिफ्टेड टू आर ऑप एरिया। और फिर क्या हुआ कि 12-13 की रात को जी। हमने एक शाहपुर गांव था, वहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे और हमारे ऊपर बहुत फायरिंग कर रहे थे और वो पोस्ट वो होल्ड करके बैठे हुए थे। हमने किया अटैक, आई वॉज लीडिंग प्लेटून कमांडर, और हमने उनको क्रश कर दिया। उनकी जो कंपनी स्ट्रेंथ थी उन लोगों को हरा दिया हमने उनमें से कई लोगों को, कई वेपन्स और उनको कैप्चर कर लिया और शाहपुर पे हमारा कब्जा हो गया। क्योंकि जब हमने शाहपुर गांव को कैप्चर किया था तो उसके अंदर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने फिर हाउस टू हाउस सर्च किया, बिकॉज रात में उनको डिफीट तो कर दिया, उनकी मिलिट्री तो वहाँ से चली गई, लेकिन क्या पता घरों में छुपे हों। तो हम जब हाउस टू हाउस जा रहे थे तो नॉर्मल गांव होता है जैसे कोई पंजाब का, राजस्थान का, सब आम, कोई डिफरेंस नहीं है भाई। उनके लोग और हमारे लोगों में क्या डिफरेंस था? एक उससे पहले तो एक ही पंजाब था या जो भी हिस्सा सामने था। तो हम लोग उस गांव के अंदर गए तो एक गांव के अंदर हमको एक लेडी वो वहाँ पर थी। वो जैसे ही हमने गए तो वो, अच्छा, हमने 1-2 देखा तो कहीं पर वो गुड़ रखा हुआ है, तो वो मिट्टी का बर्तन है, उसके ऊपर वो बंद कर रखा है और ऊपर से वो उसको सील कर रखा है, किससे? वो गोबर से, जैसे हमारे यहाँ भी करते हैं। पुराने ज़माने में कोई भी अच्छी चीज़ होगी उसको कर लेंगे जिससे कि बच्चे सारे दिन भर खाएं नहीं या कुछ। तो एक बहुत थोड़ा बड़ा था, उसके अंदर 4-5 सेर वो घी था, गुड़ था, तो उसकी छोटी छोटी बेलियाँ थी, बिकॉज वहाँ गुड़ होता होगा। तो नेचुरली हम लोग जब आगे थे तो हमारे पास में ड्राई राशन ही होता है, तो हमारे लोगों को, हमारे जो मेरे जवान मेरे साथ थे, मुझे भी वो, अच्छा, पहले तो हमने सोचा यार पता नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसको थोड़ा सा चखा और फिर ये लेडी बहुत घबरा गई और रोने लग गई। हमने रेडियो मैसेज किया कंपनी कमांडर को, कंपनी कमांडर ने सीईओ को क्या बोला कि चाऊ को बोलो कि उसको यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर ले आए, साथ आए जवानों के साथ। तो हम उसको लेके गए, तो मैंने बोल दिया भाई आप चलो वहाँ पर। तो वो बहुत डर गई, वो मतलब रोना बंद ही नहीं करे। मैं कहा बहन जी आप रोना बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो एक लड़के ने ऐसे पकड़ा एक तरफ से, दूसरे ने ऐसे पकड़ा, और जिससे कि ना वो कोई कह नहीं सके, और उसको हम ले गए बटालियन हेडक्वार्टर्स। वहाँ गए, सीईओ ने बोला कि आप बैठिए, चाय पिलाई, और थोड़ी देर बाद में वो बोलती है साहब आप लोग कुछ करते नहीं है क्या? बोला क्या करते हैं? बोला कि अगर हमारे, मतलब मैं अगर हमारे जो सैनिक हैं उनके हाथ में होती तो अब तक मेरा क्या होता, मतलब मेरी, मतलब
उसका मतलब ये था कि मेरी इज्जत पे वो लोग वार करते। हमारी सेना ऐसा नहीं करती। हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आए थे, उन्होंने सबको ये बताया था। मतलब इंडियन आर्मी विल नॉट डू एनीथिंग अनएथिकल और अनडिग्निफाइड और जो मतलब अच्छी नहीं है, ऐसी कुछ नहीं करते। आपको बांग्लादेश में इन लोगों ने सब यही तो किया, तभी तो सारा का सारा मामला गड़बड़ाया। लेकिन हम लोग एथिक्स पे चलते हैं। हम लोग अपने जो रीत हमको डिसिप्लिन और जो बताया हुआ है कि हम सबका रेस्पेक्ट करते हैं, स्त्रियों का और बच्चों का और भी रेस्पेक्ट करते हैं। शिवाजी महाराज ने तो एक बार कोई उनके सैनिक थे जो वो गए और उन्होंने वो हरा दिया सामने वाले मुगलों के उनको, और उनकी औरतों को उठा के ले आए, प्रिंसेसेस वगैरह को, जो भी उनके जो कैंप में थी। तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने बोला वापस ले जाओ इनको और बड़े रेस्पेक्ट के साथ इनको पहुंचा के आओ। अगर यही चीज़ वो लोग हमारी स्त्रियों को अगर कर लेते तो उनकी क्या हालत होती। तो वो तो हमारे उसमें है ही नहीं। सो आवर आर्मी, General Manekshaw came and said that please, I have been in Second World War, I have been in so many other posted. There is nothing better than respecting this thing. And our own Indian women are to be respected if we respect women from the other side also. So we were very clear. मतलब कोई 1% तो देखो कभी भी ठीक नहीं होता। और 99% इंडियन आर्मी विल नेवर क्रॉस द लक्ष्मण रेखा ऑफ नॉट रेस्पेक्टिंग और डिसरेस्पेक्टिंग वुमेन। तो उसको जब पता, उसने ये जब बोला, मतलब दिस इज व्हाट शी फेल्ट कि मैं सेफ हूँ, मैं आप लोगों के हाथ में हूँ। मैं हमारी खुद के पाकिस्तानी सेना के हाथ में होती तो मुझे नहीं पता मेरा क्या हालत होता। ये उसने खुद ने बोला है। एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू मेंशन कि ये भावना उनके खुद के नागरिकों के अंदर या स्त्रियों के अंदर थी उन दिनों में। मैं 71 की बात कर रहा हूँ जी। हम आ गए वापस। फिर उस दिन या 14-15 की नाइट को फिर हम लोगों को टास्क मिला कि हमको शकरगढ़ कैप्चर करना है। अगेन आई वॉज द लीडिंग प्लेटून कमांडर। हम लोग फॉर्म अप हुए और आगे बढ़ने लगे। उनकी फायरिंग चल ही रही थी और हमने While we were crossing also, there was intense firing, आर्टिलरी की फायरिंग, टैंकों की फायरिंग। और हमने वो रिवर बेड जो 500, 450, 500 गज था, इतना पानी था, वो भी क्रॉस करना था। तो हमने वो क्रॉस किया। नेक्स्ट साइड में जाके फॉर्म अप हुए। फायरिंग उनकी चल रही थी। ये देखिए, ये मेरे एक बुलेट का वूंड है। आई वॉज वूंडेड आफ्टर सम टाइम व्हेन वी वर देयर इन दैट पिच ऑफ फाइटिंग, देयर इज अ स्प्लिंटर हियर। ये उसी बैटल का 1970 में। टर्न कर सकते हो कैमरे के लिए ताकि, थैंक यू। ये ग्रेजिंग हुई आपके नेक? नहीं, इट वाज अ बुलेट व्हिच ग्रेज्ड पास्ट बट अ बिट ऑफ इट गॉट स्टक हियर, ओके, व्हिच वाज टेकन आउट आफ्टर ऑपरेशन। बट ये यू कैन से ये मेरे को हिट करके, बिकॉज वी वर क्रॉलिंग एंड गोइंग ऑन दिस थिंग, एंड देन व्हेन वी गॉट अप and charged, a splinter hit my head here, so you can still feel it here. आपको दर्द याद है इन दोनों? दर्द तो उस वक्त तो दर्द याद नहीं है। उस वक्त तो क्या है कि मेरा खुद का हवलदार भी इंजर हो गया था, मेरे दूसरे जवान जो मेरे साथ थे वो भी इंजर हो गए थे। तो मैं अपना खुद का दर्द मुझे याद नहीं है। लेकिन जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज मेरे पास शेल पट्टी थी, मैंने वो अपने हवलदार को दे दी। उसको ज़्यादा लगी थी हाथ पे और ये साथल पे, क्या बोलते हैं इसको, थाई पे। तो एक जगह उसने अपनी पट्टी लगाई, मैंने फिर वो दूसरी अपनी पट्टी दे दी। अब मेरा जब ब्लीडिंग ये और ये दोनों होने लग गया तो मैंने अपने मफलर से इसको बांधा। तो फिर थोड़ा सा बस, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट में मुझे नहीं, बिकॉज हमको कैप्चर करना था। हमने एंड टू एंड फाइट में वो शकरगढ़ जो हमारा टास्क था, छतराना का हमारे पास में बैटल ऑनर है 39 गोरखा राइफल्स के पास, मेरी जो यूनिट है उसमें जी। हमने छतराना कैप्चर किया और छतराना पे कब्जा किया, जो पार्ट ऑफ आवर कंपनी एंड बटालियन ऑब्जेक्टिव था। हमने उनको पाकिस्तानियों को हरा के, और उसमें हमारी कैजुअलिटीज भी बहुत हुई। हम लोग, हमारे कुछ लोग मारे भी गए, कुछ मतलब इंजर जिसको बोलते हैं
they were wounded in battle like I was. My even company commander received this thing. हमारे एक मेजर सुरवे साहब थे, उनके भी गोली लगी. वो दूसरी कंपनी के कमांडर थे, मेरी कंपनी के सूद साहब थे. तो हम लोगों ने वो जो फ्रंट में जो आगे फॉरवर्ड कंपनीज थी एंड मेरी लीडिंग प्लेटून थी, हम लोगों ने वो कैप्चर किया अपना टास्क. और 39GR वॉन छतराना, वी गॉट अ छतराना को जाके वहाँ हमने अपने झंडे गाड़ दिए और उनको वहाँ से हटा दिया. बट अब जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको, अब लेटर ऑन दैट ब्लीडिंग एंड दिस दर्द, एंड हम मतलब I was passed out because of the bleeding. I didn't know. But in the midnight or something, because next day was the ceasefire. जी. Midnight उन लोगों ने विड्रॉल के ऑर्डर दिए होंगे, क्योंकि हमारा जो पीछे से जो आना चाहिए रीइंफोर्समेंट्स, वो रीइंफोर्समेंट्स पहुँचे नहीं. और क्यों नहीं पहुँचे, वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ कि भाई सीज फायर डिक्लेयर हो गया या ऑर्डर्स ऐसे आए ऊपर से. तो हम लोग जो आगे गए हुए थे और जो विड्रॉ कर सके उन लोगों ने तो कर लिया होगा, जो रियर में जो कंपनीज थी. लेकिन जो हम लोग बैटल में फंस गए थे और जो इंजर्ड हो गए थे या जो वुंडेड थे और आ नहीं सके, और जो डेड बॉडीज जो साथ में थी जिनको वो ले जा नहीं सके, जैसे हम लोग डेड बॉडी टाइप ही थे, तो वो लोग फिर पाकिस्तानियों ने नेक्स्ट डे हम लोग प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए. बिकॉज द वॉर इज़ ओवर और रादर सीज फायर हो गया. तो जो भी मतलब उस साइड में थे उनका तो वही होना है ना. तो जब पाकिस्तान की साइड में थे और जब मेरी आँख खुली या मुझे जब होश आया, तो मैंने देखा कि मेरे मुंह के ऊपर बंदूक और वो बैनट लगा हुआ है और राइट आईज के मतलब एकदम पास में ही, और कोई और खड़े हैं. तो जैसे ही किया तो विद इन दैट पेन ऑल्सो आई सॉ दैट ओहो, ये मेरे देश तो नहीं है, मेरे खुद के ये लोग नहीं हैं. तो पता लग गया कि भाई, पर ये ज़रूर था कि हमने अपना जो टास्क था वो कंप्लीट किया. वहाँ हमने अपनी जीत दर्ज की. पर अब मैं अपने खुद के देश के, मेरे खुद के जो मेरे बटालियन के जो जवान और अफसर हैं उनके बीच में नहीं हूँ. प्लस आप इंजर्ड थे, बैडली वुंडेड, नॉट वेरी ग्रीवस, बट मतलब चेहरे पे दो चीज़ें, माथे पे और चेहरे पे. और यहाँ से जब ब्लीडिंग शुरू होता है तो यू नो दैट वो पूरा का पूरा ऐसे, एंड देन यू हैव नॉट इवन अप्लाइड मतलब मेडिकल एड, दैट क्या बोलते हैं, फील्ड पट्टी जो बोलते हैं ना, जो कि भाई आप इंजर हो जाए तो उसको लगा दीजिए सो दैट ब्लीडिंग उससे रुक जाए. फिर क्या हुआ सर, क्या याद है आपको? अब वो उस वक्त उन लोगों ने मतलब ले जाके जो भी थोड़े मेरे को, मतलब मैं मेरा खुद का कहूँगा, ले गए किसी एक जगह पे और ग्राउंड पे ही लिटा दिया. तो ग्राउंड पे जब लिटा दिया तो मेरे को ये दर्द हो रहा था. तो कोई आया, बोला ओए सम कोई गोली थी वो. अब कोई पट्टी वट्टी कुछ नहीं की. और फिर उसके बाद में उन्होंने जैसे हैं वैसे ही फेंक के गाड़ी के अंदर, मतलब टिंगा टोली करके जिसको बोलते हैं ना राजस्थानी के अंदर, एक ने पाँव पकड़े, एक ने हाथ पकड़े और गाड़ी के अंदर जवानों को, हमको, सबको, और ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, हाथ बांध दिए, पाँव बांध दिए और फिर ऐसे करके उसमें डाल दिए. पर आपसे वो लोग बात कर रहे थे? नहीं, पहले तो गालियाँ, बात का मतलब ही नहीं होता. गालियाँ, किक्स, पंचिंग, कोई बात बूत नहीं. इनिशियली थोड़ा सा किसी ने आंखें बंधी हुई थी और पूछा क्या नाम है, ये है वो है, और फिर एक कोई छोटी सी गोली यहाँ पर APC होगी जो भी, और कोई पट्टी वट्टी कुछ नहीं, जो मेरा खुद का बंधा हुआ था मेरा मफलर उसी, और ले गए. अब रास्ते के अंदर जब जा रहे हैं तो उनका कोई पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे, और एक जगह रोक के एक कोई, वो मुझे उसका नाम कभी कभी याद आता है, एक उनका कोई लेफ्टिनेंट था, उसने बोला कि ओए, फिर
नीचे डाला, वापस सबको खड़ा किया और एक दीवार के पास खड़ा कर दिया। हमें नहीं पता क्या है, और एक साथ अब कितने जवान थे हमारे उतने, और फायर किया उससे स्टेन गन से। वो जितने भी 32 राउंड आते हैं या 28 राउंड जितने भरे हुए थे वो फायर करके, अब एक दो उसमें मर गए। हम लोगों के सबके पांव बंधे थे, हाथ बंधे थे, आंख बंद थी, लेकिन उसने कर दिया। बिकॉज उनमें कई लोग ऐसे कर रहे, मार दो सालों को, ये कर दो, वो मतलब वॉट एवर दे, बट वी वर ऑल स्टैंडिंग विद नो, मतलब हम देख भी नहीं सकते क्या हो रहा है। Whosoever died, but I again survived, some of my colleagues survived, और उन लोगों ने वापस उसमें डाल दिया। फिर थोड़ा से और ले गए और मेरे को वापस नीचे उतारा उन्होंने, नीचे उतारा और मेरी पट्टी खोली, और सामने वो उनका सम लेफ्टिनेंट, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो ये वुंडेड और इनके दूसरे उस टाइप का वो ये काम करता था। उसने बोला है हवलदार वाइट तेरी गन दे, तो इसने अपनी बंदूक दे दी और मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए थे। उसने वो बंदूक ली और मेरे सीने पर रख के, मैं ऐसे ही खड़ा, और उसने यहाँ से करके उसको फायर कर दिया, मतलब मेरे कोनी और मेरे बदन के बीच में से। और ये बोलते ओए तू कॉक करके दित्ती मैनू लोडेड, बोला सर तुसी मंगी, और उसने फायर कर दिया। फिर उसको दे दिया और फायर देन ही पंच्ड मी हियर एंड देयर, यू बास्टर्ड, क्या आप हमको अरेबियन सी में डालोगे? हैं, तू जानता तेरे प्राइम मिनिस्टर नू? मैं कैसा, मैं तो सिर्फ मेरे सीईओ को जानता हूँ, और यूं तो नाम तो प्राइम मिनिस्टर का हम भी जानते हैं। बोला क्या तुम काफिर लोग क्या हमको समुद्र में डालोगे, हमको मार दोगे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हमारा सदर ने ऐसे बोला है, ये वगैरह नॉल। और फिर गालियाँ गोलियाँ दे के वापस उछाल के उसके अंदर, मतलब दिस ऑल्सो, एंड मुझे उसका नाम याद आ जाएगा तो ही वॉज जस्ट सम कैटेगरी था, वो मेडिकल कैटेगरी डाउन था, इसलिए यही काम करता था, बट फ्रस्ट्रेटेड फॉलो। एंड आफ्टर ही फायर्स द दिस थिंग, ही इज आस्किंग हिम, तू मैंने लोड करके दिता, और लोड करके ही देगा वो, अगर तू मांग रहा है बंदूक तो उसको तो पता है कि हम तो यही करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द दिस थिंग, लाइक आई टोल्ड यू अबाउट दैट, उनकी स्त्री के बारे में बताया, वैसे ये इसके जब आप ब्लाइंड फोल्डेड थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में तो कुछ नहीं चलता, मतलब न्यूट्रल, कोई फीलिंग्स नहीं। आप जहाँ भी हैं, whatever happens, you have to take it in the right spirit. This is what is the military training of Indian Army, और यही ट्रेनिंग हमारे घर से भी है कि जो भी होगा ऊपर वाला करेगा। तो मैं तो पहले से ही मतलब बहुत ही स्टेबल, धार्मिक, और जिसको बोलते हैं ना एकदम सीरीन, उस किस्म के पेरेंट्स का बच्चा हूँ मैं। आई वॉज नॉट वरिड, मुझे कोई डर नहीं था। मतलब सिचुएशन का कंट्रोल अब आपके हाथों में नहीं मेरे को है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे हाथ में ही है। और मैं अगर किसी और के उसमें हाथ में हूं तो भी क्या हुआ, मतलब पूरे जो मैं पाकिस्तान में 11.5 महीना रहा, कभी भी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि कुछ नहीं, कभी भी नहीं। 11.5 महीने सर? हाँ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी देते थे, खाना भी नहीं देते थे, कई बार मतलब प्रोवोक भी करते थे। एक बार जब मेरी दाढ़ी बना रहा था तो वो बोल रहा है और तो सी, और मतलब वो उनकी जो गालियाँ होती है और ऐसे करते, और वो मेरी दाढ़ी बना रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा नहीं बनाऊंगा। तो सामने से वो सेंट्री देख रहा था, लायलपुर फोर्ट वाला, और उसने शिकायत की। तो एक कोई आया उनका अफसर, मैं कहा सर मैं नहीं बनाऊंगा, अगर ये मेरे को गाली देगा या मेरे देश के बारे में या धर्म के बारे में कुछ भी बोलेगा। तो बोला क्या हो गया, ये वो करना। मैंने कहा साहब जो भी बात करनी है, ये मतलब अपना ये दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाए, क्यों मुझे काफिर बोले, क्यों माँ बहन की गालियाँ बोले, मैं नहीं कटाऊंगा इससे।
तो फिर उन लोगों ने मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया, एक सेल में बंद कर दिया, और जहाँ मच्छर ही मच्छर, और बड़ा मतलब अब नेक्स्ट डे, क्योंकि दाढ़ी तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे कि भाई कहीं भाग ना जाए या कहीं कुछ नहीं। दाढ़ी कितनी थी, दाढ़ी बस इतनी सी दाढ़ी जितनी आपकी है ना, उससे भी नहीं। तो नेक्स्ट डे दूसरा नहीं आया, ये नहीं आया जो ये वहाँ का जो पाकिस्तानी था, ये जो नहीं आया था ये भी कैदी था, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान से उधर गया हुआ था। तो वो इंडिया के पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब में क्रॉस हो गया था 1947 में। उसकी फैमिली ये आया, ये कैदी था, इसने कुछ किया होगा। तो उसी जेल के अंदर हम लोग जो लायलपुर फोर्ट में थे, तो पार्ट ऑफ उस जेल में उनके कैदियों को भी रखा हुआ था। इनफैक्ट जिस सेल के अंदर मैं बंद था वहाँ भुट्टो साहब को भी रखा था। याया साहब ने या उससे पहले अयूब ने, किसी ने भुट्टो साहब को उस जेल में पहले रख रखा था, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बन गए भुट्टो साहब। तो मेहरोत्रा साहब थे, कैप्टन मेहरोत्रा एंड मी, वी वर बोथ पार्टनर्स इन दैट। तो मैं जो आपको बता रहा था ना, तो वो नाई मेरे को जब करे तो मुझे बहुत मच्छर काट गए रात को। तो मैंने उसको बोला यार ऐसे ऐसे, मेरे को बोला साहब जी, वो फिर खुल गया वो, और वो संतरी थोड़ा सा दूर खड़ा था। बोलता है मैं तो साहब उधर से इत्थे आ गया, ऐसे बड़ा मैनू वापस हिंदुस्तान जाना। मैंने कहा यार हम तो खुद यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हो गया? बोला नहीं साहब इधर कुछ भी नहीं, मैं बड़ा मिस करता उधर। मैं भाई तुमको क्या हो गया? तो बोला साहब ऐसे ही मैं जा रहा था तो मेरी बहन को किसी ने छेड़ दिया, तो मैंने उसको मतलब इंजर कर दिया, तो मुझे जेल हो गई थी। तो बस के अंदर हम जा रहे थे, तो फिर बोला साहब मैं आपको ये एक छोटी सी बॉटल थी, उसने डिटॉल है ये देता हूँ, ये आप रगड़ देना। मैंने क्या के लिए? हाँ, बोला आप रगड़ देना। अच्छा मैंने रगड़ दिया, लेकिन मैंने क्या किया, उसको डाइल्यूट किए बिना ही रगड़ दिया, तो पूरी मेरी स्किन जल गई जगह जगह, और मच्छर कोई उससे कोई रुकते नहीं थोड़ी देर बाद में। पर ही वॉज अ गुड चैप, और बड़ा वो। तो मैंने कहा आपको किसी ने देख लिया? तो बोला नहीं साहब मैं कुछ कर लाऊंगा। मैं कहा भाई ठीक है। ही उस मतलब आप देखिए कि एक बंदा ऐसा और दूसरा बंदा, तो तरह तरह के लोग मतलब ऐसे होते हैं वहाँ पर। फिर आपको पता है शिमला एग्रीमेंट हो गया। सॉरी, वील हैव टू टॉक अ लिटिल बिट मोर। हाँ, मुझे थोड़ा और जानना है इस फेज के बारे में, स्पेशली जब आपको पहली बार उस जेल लेके गए। उससे पहले मैं रावलपिंडी हॉस्पिटल में था। अब मैं जो बता रहा था ना कि वहाँ ले गए, फिर हमको वहाँ ले गए, ये गोली वगैरह का कांड हुआ, फिर हमको पहले ले गए जेल के अंदर रावलपिंडी की जी। वहाँ जेल के अंदर रात को रहे, तो मेरा ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, अब सहन करने लायक नहीं था, तो मुझे एक सेल में डाला नीचे ही। तो वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर था, छीण नहीं होती है जो अपन पट्टी जो लगाते हैं वैसे, तो वो पट्टी थी, और वहाँ नीचे मतलब समझिए इतनी सी, ठीक है ना, अब छोटी थी। तो अब मैं अगर अपना सर वहाँ पर रखूँ तो मेरे पाँव लटके। तो मैंने उनको बोला कि मुझे कोई ये दे दीजिए, बहुत पेन होता है, बिकॉज ऊपर से भी ब्लीडिंग करके मेरे शरीर में जा रहा था और ये वाला तो जा ही रहा था। तो वो एक उनका कोई मेजर साहब था, तो बोलता है बड़ी काफिर तेनू ये चाहिए, और बहुत जोर से गालियाँ वालियाँ बोले। और मैंने कहा साहब दे दीजिए, मतलब इतना ज़्यादा तो आप बोल नहीं सकते जितना मैं अभी बोल रहा हूँ। तो और फिर बोला कौन हो तू? मैं कहा साहब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट GR चौधरी। मैं ऐसे बोला नहीं तू तेरा की है, तू जाति की है तेरी? मैं कहा साहब मैं तो जाट हूँ। तो बोला तू कितना जाट हो सकता है? जाट तो असियाँ, तू काफिर। मतलब दैट फेलो डिडंट इवन नो दैट हम लोग सब एक ही थे। ये तो हमारे जो भी हमारे राजा या जो भी हमारे उच्च लोग थे वो हमें बचा नहीं सके, तो या तो हमारा पूरा गांव कन्वर्ट हो गया, या हमारे कुछ लोग जो पुअर थे और निचले तबके के थे वो कन्वर्ट हो गए। बाकी अपनी मर्जी से कौन कन्वर्ट हुआ? लेकिन ये कहना कि वो लोग डिफरेंट है और
वो लोग कुछ जाति के हैं और हम लोग कुछ और जाति के, एवरी कास्ट यू विल फाइंड अमंग द पाकिस्तानीज। मतलब हर कास्ट के लोग कन्वर्ट हुए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम मोर, बिकॉज उनको कोई बचाने वाला नहीं था, उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं था, तो उनको तो एनमास ही लोग कन्वर्ट करवाते गए। लेकिन वो सारे के सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, हमारे जम्बू द्वीप के हैं, भारतवर्ष के हैं, जो सदियों से 5000 साल पुरानी संस्कृति है हमारी। वो बाहर से नहीं आए, कोई बाहर से जो आए वो क्या 1 2 5 10 4, वो तो हमारे जैसे हो गए। गालिब नहीं शेरो शायरी करता था, नहीं उर्दू के अंदर करता था, उर्दू तो हमारी लैंग्वेज है, लखनऊ में डेवलप हुई है, तो वो लोग थोड़ी है कोई, ये आप समझते हो अरब या अफगानिस्तान या वहाँ के कोई, कंधार वॉज ऑल्सो आवर्स, तो सब वही है, स्टॉक वही है, पर दिस इज हाउ इट इज। फिर पता नहीं आफ्टर सम टाइम एक बंदा आया, खाने पीना तो मतलब ही नहीं होता, बिकॉज आई हैड 2 होल्स, 1 here and 1 here, तो कोई भी चीज़ डालेंगे वो तो बाहर निकल जाएगा, बिकॉज यहाँ 3 उंगलियां अंदर जा सकती थी। तो आए, फिर उसने एक मुझे एक बोरी रखी, कट्टा धूल से भर के, धूल से भरा हुआ कट्टा यहाँ पर रखा, तो थोड़ा मेरे को वो ऐसे, तो इतनी घायल और वो होते हुए भी मुझे रात में फॉर सम टाइम आई कुड स्लीप, बिकॉज आई वाज टायर्ड। कई तो 7-8 रात से तो हम लड़ ही रहे थे, और एक्चुअली जब फ्रंट पे थे तो 3rd को जब इन्होंने क्रॉस कर दिया तो उसके बाद में सोने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब खड़े खड़े अगर आप मोर्चे में आ गई, आपको नींद तो आ गई, अदरवाइज देयर वाज नो क्वेश्चन। बट लाइंग डाउन, मतलब पीठ के बल आराम करना घायल अवस्था में भी, ये पहला ही मतलब ये चांस मिला 3rd के बाद में। अब खाते क्या थे सर? शक्करपारे थे हम लोगों के पास में, हम लोगों का खुद का पानी होता था, और अबाउट 5-10 किलोमीटर गए हम लोग, तब तक तो हमारा पीछे से पानी वगैरह हमारी खुद की यूनिट से आता था। नहीं, जब आपको पकड़ा गया वहाँ तो क्या, वहाँ क्या खाएंगे, वहाँ तो देयर इज नो क्वेश्चन, बिकॉज आफ्टर इंजरी फॉर सम टाइम आई कुडंट ईट। तो आप भूखे पेट रहे? भूखे पेट ही रहते थे। भूखे पेट रहना कोई बड़ी बात नहीं है सैनिक के लिए, बिकॉज आप कैसे खाएंगे, एक साइड से ऐसे करके अगर आप शक्करपारा 2-3 खा लेंगे तो खा लेंगे, पानी भी 1-2 बूंद पिएंगे, मतलब नॉर्मल खाना। अब ये हो गया, अब मैं इसलिए आप लोग खाने पे आ गए, तो फिर नेक्स्ट डे क्या किया, हम लोगों को हॉस्पिटल ले गए, रात गुजार दी। नेक्स्ट डे ले गए रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल। जब मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए तो जिस रात में हम लोगों ने ये अटैक किया 14-15 की रात, उसी रात के अंदर हमारे एक 14 ग्रेनेडियर्स के मेजर हमीर सिंह जी थे, जो भी घायल हुए थे, और जिस रूम के अंदर मुझे ये चेक चुक करके और फिर थोड़ा सा पट्टी किया उन्होंने, और कोई दवाई दी जिससे कि मेरा पेन वगैरह थोड़ा सबसाइड हो, तो उसी के अंदर वो थे। तो बीच में एक पर्दा कर रखा था और लंबी ऊंची सीलिंग का वो कमरा था। तो अब मेरे को क्या पता कि आगे ये पाकिस्तानी है, उनको क्या पता कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो हम लोगों के अंदर भी वो इतना कुछ नहीं, और फिर एक संतरी ऐसे हमेशा खड़ा रहता था। लेकिन फिर पट्टी कर ली, तो 2-3 दिन बाद में ऑपरेशन के लिए ले गए, तो वहाँ 6-7 ऑफिसर्स थे हम लोग। मेजर हमीर सिंह थे, मैं था, उस वक्त मेजर सुरवे साहब भी मिले। तो मेजर सुरवे साहब वॉर के दौरान ही आए थे, और वो दूसरी कंपनी के कमांडर थे। तो जब वहाँ गए तो वो सबके नाम वो लिख रहा था, डॉक्टर का जो भी असिस्टेंट था, तो जो भी इंजर्ड और POW थे, तो हम लोग उसमें से 6-7 थे। एक मेजर चौधरी थे, एक मेजर हमीर सिंह थे, एक ये सुरवे साहब, चौधरी साहब, हमीर साहब थे, और 2-3 और दूसरे अफसर्स थे, तो जिनके ऑपरेशन होना था जैसे। तो मैंने बोला, सर आई एम सेकंड लेफ्टिनेंट चौधरी, व्हाट अ प्लेस टू मीट, चाओ। पाकिस्तान में मिले। तो सुरवे सर, अ ग्रेट सोल्जर, ही गॉट वीर चक्रा ऑल्सो।
और फिर बोला पहले आप किसको ले जाएं, तो उस डॉक्टर ने जब पूछा ऑपरेशन के लिए तो बोला कि नहीं इसको चाऊ को ले जाओ पहले, इसके हमारे ऑफिसर्स ने। एंड आई वॉज यंगेस्ट, तो मुझे पहले वो ले गए, फिर उसने यहाँ ये टाँके लगाए, ऊपर कोई जो भी 2-3 उसको करने थे वो टाँके लगा के, और ऊपर पट्टी अलग से की, और यहाँ पर फिर वो वापस उन्होंने पट्टी करके। तो इवन दैट डॉक्टर, यू नो, ही वाज सो एंग्री। वो उसके पास जो भी, वो मार दूं क्या? आई ब्लैंकली लुक्ड एट हिम, कुछ नहीं बोला मैं। मतलब डॉक्टर नॉर्मली डॉक्टर होता है सबका, बट उनके अंदर जो वो हार का गुस्सा, वो यू नो कि हम तो गाजी हैं और हम जीत जाएंगे, और वो अपने आप को जो समझते थे कि हम तो मतलब वो सब पुराने वो हैं, वो तो थे नहीं, अपने ही आदमी थे। तो जो उनके अंदर जो वहम 23-24 साल में पैदा कर लिया था, ये कर लेंगे और वो कर लेंगे एंड वो कर लेंगे, ये क्या है, वो लोग सोचते थे कि जो जितने भी ये लोग हैं हिंदुस्तान के, ये लोग वीक हैं, हम ही लोग शेर हैं। ऐसा उनके जो वहम था, वो वहम मिट गया, बिकॉज हमने उनको तहस नहस कर दिया। उनका एक आम ही काट के उस साइड में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। तो बड़ा उनको झुंझलाहट होती होगी सबको, अदरवाइज अ डॉक्टर विल नेवर गेट पर्टर्ब्ड, वो कभी विचलित नहीं होगा। मतलब समझदार आदमी कभी विचलित नहीं होता, भाई डॉक्टर के लिए तो एक पेशेंट है, इसको ट्रीट करना है, लेकिन वो भी ऐसे। और फिर तो जो भी उन्होंने जैसा किया रूडिमेंट्री कर दिया। ऑल्दो मेरे सेप्टिक तो इंडिया में आके ही वापस कोई हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने उसका जो भी दिया मुझे एंटीबायोटिक वगैरह, उससे हुआ। बाकी थ्रू आउट दैट पीरियड इसमें से पस आता रहा, एक साइड से दूसरी, एक कोई साइड से, बीच में भी वो। हाँ, तो ये यहाँ हम लोग थे, मेजर हमीर सिंह और हम लोग जब सुबह वो ब्रेकफास्ट करवाते थे तो बीच में से पर्दा हटा देते थे, तो वो ब्रेकफास्ट लाते थे हम लोगों के लिए। तो एक दिन लाए तो अब तब तक हमारी बात हो गई थी, तो उनको भी पता लग गया कि ये GR चौधरी है राजस्थान का। वो भी राजस्थान के थे, उनके फादर थे जनरल कल्याण सिंह, इनको भी वीर चक्र मिला। ये फिर बाद में जनरल कल्याण सिंह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रिजनर ऑफ वॉर थे अय्या वगैरह के साथ में। तो फिर वो नमक लाने के लिए बोला, मेरे साहब ने बोला थोड़ा नमक ले आओ, तो वो जो लेके आता था वो ऑफिसर मेस का वेटर फौजी था, वो जाके लेके आया, तो दिया। तो वो थोड़ा सा नमक मैंने लिया, और मेरे को जब ऐसे दिया तो देखा उसको ऐसे करके, तो उसके ऊपर सीज फायर। हमको नहीं पता था पहले, अब 3-4 दिन हो गए थे, तो बांग्लादेश क्रिएटेड, एंड वो ऊपर का पोर्शन था पाकिस्तान टाइम्स का। तो हम लोगों को भी बड़ा मतलब खुशी हुई बहुत कि भाई जिस काम के लिए इंडिया ने डिसाइड किया था और जिसके हम पार्ट थे, तो मैंने वापस यूँ करके उसको बोलना बहुत, बिकॉज सामने वो सिपाही खड़ा है, उनको भी ऐसे। तो बात भी नहीं करते थे? बहुत कम, दे डिडंट अलाउ, कभी कभार करते थे। एक बड़ी नर्स थी उनकी, बड़ी लंबी चौड़ी, वो बहुत अच्छी थी, हेलो सर, वो आके बात करती थी, हम उनको सिस्टर बोलते थे। तो इवन उनका सिपाही टोकता था, है लेफ्टिनेंट, मेजर, बात मत करो, वो बात करने देती थी। एक दूसरा जेसीओ था बलूच, उसकी भी ड्यूटी लगती थी, कभी रात में या दिन में वो आता था, वो बात करता था। क्या क्या बोलते थे वो? अब ये मेजर हमीर सर और हमारी जो, हम बहुत खुश हुए, तो आंखों आंखों में कि हाँ भाई जीत गए, और बहुत बढ़िया बात है। और वही उनका फ्रस्ट्रेशन का कारण था। ये तो जो लेडी थी वो तो अच्छी तरह से बात करती थी, जो हेड नर्स थी, वो एक जेसीओ था, उसको कभी कभी मौका मिलता तो वो जवान बाहर खड़ा रहता था, तो जेसीओ बीच में आके बोला मैं 1 मिनट चेक करके आता हूँ, तो आके तो वो एक दिन धीरे से मुझे भी और मेजर साहब को भी बोले कि साहब अगर आप वापस जाएं ना, जब आप वापस जाएं तो मुझे एक छोटा सा गुटका गीता का और एक छोटा सा रामायण का भेजेंगे क्या? मैंने पूछा साहब आप क्या करेंगे? उसका नाम तो
ममडनी था ना, बलूच था, बड़ा सही आदमी। ये बंदा मुझे क्या बोलता है, मेरे साहब भी सुन रहे थे, एंड सरप्राइजिंगली दी जॉनी ऑल्सो डिडंट डिस्टर्ब, जो उनका सिपाही जो बहुत एग्रेसिव रहता था, कि साहब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बताऊंगा कि ये हम लोग थे पहले। हाँ, मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि देखिए बेसिकली हम सारे इंसान एक ही हैं, और अगर उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग सब एक हैं, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, ह्यूमैनिटी। और वैसे भी बॉस, मतलब एक कितनी बड़ी बात है कि एक आदमी जिसके पुरखे कन्वर्ट हो गए, उसमें इतनी अक्ल है और इतनी समझदारी है कि वो अपने पोते पोतियों को ये बताएगा कि ये पहले हम लोग थे। वैसे भी बोलते हैं ना कि भगवान, वो वाल्मीकि जी का आश्रम शायद बलूचिस्तान में ही है, जहाँ अब ये कितना कौन, और अपनी एक हिंगलाज माता का वहाँ मंदिर है बहुत बड़ा, लोग जाते हैं यहाँ से, राजस्थान से और पंजाब से और बाकी हमारे एरिया से दर्शन करने के लिए। तो बेसिक तो सेम है ना। क्या आपको उनकी एम्पैथी की वजह से होप? यस, हाँ, वो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कहा साहब आप क्या करेंगे? वो साहब भी बोले कि आप क्या करेंगे भाई, फॉर देम देयर ओन बुक्स आर इम्पॉर्टेंट। और आई वॉज वेरी मूव्ड बाय हिज टॉकिंग अबाउट दैट। बोला जरूर साहब, अगर हम यहाँ से जिंदा चले गए तो ज़रूर करेंगे, बिकॉज उनका अगर वो कहीं भी शूट कर सकते हैं, और फिर बीच में कुछ के प्रिजनर्स को वो कहीं भी ले गए थे, ले जा सकते हैं, तो हमें कैसे पता कि हम को भी नहीं ले जाएंगे? इसी उनका वो होता है कि किसको हम काफ़ी वो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई आई फेल्ट वेरी वेरी इमोशनल एंड वेरी मूव्ड और रादर इम्प्रेस्ड। मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि आज जब मैं मेरे एज के पाकिस्तानियों से मिलता हूँ, एंड टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम बोथ द मिलिट्रीज, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है हमारे दोनों मिलिट्रीज के लिए, पर जब अब हम पाकिस्तानी लोगों से मिलते तो देर इज़ रिस्पेक्ट एंड वार्मथ व्हेन सिविलियंस मीट। हाँ, तो बहुत सारे पाकिस्तानीज भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। ऑनेस्टली ऐसी बातें सुनकर ना मुझे ब्रिटिशर्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक देश को डिवाइड कर दिया और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर दे। आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हो अभी, या तभी सोचते थे? बहुत। अब ब्रिटिशर्स तो देखिए साहब, वेस्टर्न्स का यही था, उनका देश को क्या, वो सोच रहे थे रशिया आगे बढ़ जाएगा, इनको एक अगर रख दिया तो हिंदुस्तान बहुत पावरफुल हो जाएगा, रशिया से मिल जाएंगे। अमेरिका और जो वेस्टर्न है उस लोगों की यही सोच थी कि वी क्रिएट वन मुस्लिम कंट्री सो दैट इज विद अस, एंड कैन यू इमेजिन इट वाज विद देम एंड इवन टुडे इट इज विद देम। सो दैट वाज देयर दिस थिंग। लेकिन ये जो आपने बात बताई ना, मैं पाकिस्तानियों की बात बताता हूँ कि अब जब मैं रिटायर हो गया आर्मी से, और उसके बाद में मेरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जहाँ से मैं मेरी ज़्यादा सर्विस मैंने ये की है नेवी और आर्मी को छोड़ के, उसके बाद में तो मैं अपने बच्चों के साथ मैं यूरोप घूमने के लिए गया। तो इटली में हम गए तो एक जगह एक रेस्टोरेंट था, इंडो पाक तंदूरी चिकन सेंटर, क्योंकि उसके आगे ही बॉम्बे, आई थिंक ये रोम की बात होगी या कोई दूसरा टाउन है इटली का, वहाँ बॉम्बे करके एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोगों को लंच कराया। उस ग्रुप में हम लोग गए थे थॉमस कुक के, उसमें 40-50 इंडियंस। तो खाना खा लिया वहाँ पर, वहाँ एकदम इंडियन खाना मिलता है। खाना खा के तो वो लोग, बाकी लोग खा रहे थे, तो मैं थोड़ा बाहर आके, तो मुझे वो जब जा रहे थे हम लोग, बस रोकी, उससे पैदल 20 मीटर यूँ जाओ और 30-40 मीटर यूँ जाओ, तो वो ये हमारा इंडियन रेस्टोरेंट था, विच वॉज रन बाई सम सदाजी, एंड दिस वॉज अप।
तो मेरे को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ, मैं उसको जाके पूछा क्या नाम है, उसने कुछ नाम बताया, रफ़ीक भाई या जो भी। मैं कहा ये आपने ये कैसे लिखा? बोला साहब इक्को ही गल है। मैं कहा कैसे? क्या साहब ये इंडिया वाले ही ज़्यादा आते हैं पहली बात तो, और फिर यहाँ पर हम लोग बहुत दोस्त हैं, यहाँ हमारे यहाँ कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है। और फिर मैंने कहा कैसे क्या? बोला साहब ज़्यादातर इंडियंस ही आते हैं और तंदूरी चिकन खाने के लिए मेरे यहाँ पर। तो मेरे जो कस्टमर्स हैं उसमें 90% इंडियंस है, 10% पाकिस्तानी है, बिकॉज दैट इज द साइज ऑफ द पीपल विच गो टू यूरोप फ्रॉम द कंट्रीज, बोथ दिस कंट्रीज। इसी दौरान हम लोग जब गए तो 13-14 कंट्रीज गए, तो वन ऑफ द कंट्री वेदर इट वॉज फ्रांस और नेदरलैंड्स, रास्ते में कहीं फिर वो रोकते हैं और वहाँ पर वो उनके वो होते हैं ना मॉल्स वगैरह जहाँ पर आप थोड़ा सा रुकेंगे, कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे। तो देयर वाज दिस पेयर ऑफ 2 पाकिस्तानीज हु आल्सो हैड अ शॉप देयर, बट दे वर इन दैट कंट्री। और वो वहाँ गए तो जैसे ही वो बातचीत की तो बोला साहब हम पाकिस्तान से हैं। मैंने अपना जब बताया तो बोला साहब आप इंडिया से आए? मतलब हाँ। तो हम लोग पाकिस्तान से ऐसे ऐसे करके। बोला साहब ये लीजिए ना। मैंने कहा नहीं हम अपना को खरीद के ले लेंगे। दे इंसिस्टेड और बोला नहीं साहब ये तो आपको ले। और उन्होंने अपनी तरफ से वो कोल्ड ड्रिंक पिलाया एंड दे गेव मी सम स्नैक्स। यंग बॉयज लाइक यू और इवन लाइक देयर वाज अ यंगस्टर ना समवेयर, नो लाइक दैट गर्ल यंग, और बड़ा मतलब दे ऐसा लगा ही नहीं है जैसे कि मतलब वो मेरे खुद के बच्चे मेरे साथ हैं, माई डॉटर, माई ग्रैंड डॉटर्स, माई सन इन लॉ, माई वाइफ, सबको बुला के बोला नहीं। तो वो लोग भी सरप्राइज हो गए। मैं क्या करें, दे वांट टू ट्रीट अस। मतलब उस आदमी को इतना ऐसे हुआ जैसे वो अपने खुद के पेरेंट्स को या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को ट्रीट कर रहा है। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं बहुत सारे पाकिस्तानी से मिला हूँ, जब भी दुबई जाते हैं तो बहुत सारे पाकिस्तानी मिलते हैं। किसी ने भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, किसी ने भी एक नेगेटिव वाइब नहीं दिया। है ही नहीं। पीपल टू पीपल देयर इज नथिंग जी। इट इज, आप ये बात कर रहे हैं, देखिए हम वहाँ से रावलपिंडी से थोड़े दिन रहे, थोड़ा सा वो कर दिया तो नेचुरली दे डिडंट वांट टू टेक देयर ओन इंजर्ड वर सो मेनी। उनके खुद के लोग बहुत मारे गए और इंजर्ड थे, वुंडेड थे, तो दे वांटेड द हॉस्पिटल टू बी। तो हम लोगों को हफ्ते 10 दिन के अंदर वहाँ से निपटा के, मेरे हिसाब से मुझे पूरे दिन याद नहीं है, मे बी हफ्ता या 10 दिन के बीच में वहाँ से वो करके रूडिमेंट्री 2-3 दिन तक ऐसे रखा, फिर डॉक्टर के पास ले गए, फिर 2-1 दिन और रखा, और फिर वो लायलपुर फोर्ट जो उनकी जेल थी, जो सर्कुलर जेल, हम लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया, भाखड़ा नांगल डैम बनाया, इंडस्ट्रीज़ लगाई, स्टील प्लांट्स लगाई, वो लोग जेलें बना रहे थे। तो एक बहुत ही मॉडर्न जेल थी, सर्कुलर जेल, लायलपुर फोर्ट। अब आजकल उसका नाम लायलपुर को पता नहीं है, कुछ और बोलते हैं। वहाँ ले गए, जब वहाँ पर ले गए तो हम लोगों को एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल अंदर के अंदर रखा। फिर अब जेल के अंदर वो मैंने आपको बीच में बता दिया कैसे उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया और ये दिया। और पर आपको पता है कि डेवलपमेंट्स होते रहते थे। शिमला एग्रीमेंट हुआ, भुट्टो साहब तब तक वो याया को डिस्प्लेस कर दिया, या याया को कैसे वो हटाया वो अलग स्टोरी है, एंड आई डोंट वांट टू गो। वो आए, उन्होंने शिमला एग्रीमेंट किया, वापस आ गए। वो आए मिलने के लिए, कौन? भुट्टो खुद हमारे से उन्होंने एड्रेस किया। लेकिन जब भुट्टो यहाँ से वापस चले गए तो इन बिटवीन थोड़ा सा ईज हो गया सिचुएशन। तो सितंबर अक्टूबर के दौरान हमारे उन लोगों ने अलाउ कर दिया मंदिर परेड, मस्जिद परेड, चर्च परेड और गुरुद्वारा परेड, सो दैट इंडियन प्रिजनर्स जो हैं उनको पहले जो हम लोगों को ट्रीट कर रहे थे कि एक दाल देंगे जिसके अंदर आप लकड़ी भी डुबो दो तो उसके ऊपर कुछ नहीं लगेगा, और वो कैदियों वाला खाना देते थे, जबकि उनको देना चाहिए एज पर जेनेवा कन्वेंशन सोल्जर्स फूड, बट दे वर नॉट। टिल द शिमला एग्रीमेंट दे वर ट्रीटिंग अस, और रादर मेल ट्रीटिंग अस। खाना वाना सही नहीं था, और एक वो क्रॉस लगा हुआ काला सा कैदियों वाला दे देते थे, पीछे क्रॉस लगाया हुआ, वही ड्रेस रखते थे। लेकिन फिर हम थोड़ा सा ही ठीक हो गया, तो मैं वो दूसरी वाली बाद में टच करूँगा,
इन बिटवीन ये ले गए, मेरे ये सेप्टिक हो गया बहुत ज़्यादा। और एक मेजर चौधरी थे ग्रेनेडियर्स के, जो पुराने 65 के सेना मेडल थे, और अभी भी इनको बाद में जब वो अवार्ड मिला, वीर चक्र मिला था। 4 ग्रेनेडियर्स, हवलदार अब्दुल हमीद की यूनिट है जिसने वो परमवीर चक्र मिला ना, जिसने वो टैंक्स रोके थे और पाकिस्तानियों ने सोचा कि पता नहीं कितने ही इनके टैंक होंगे। उसने एक टैंक से उनके 3 टैंक उड़ाए थे और उसको पीवीसी, और जब तक नहीं हटा जब तक वो खुद मर नहीं गया। हवलदार अब्दुल हमीद तो आपने सुना होगा ना, पीवीसी है परमवीर चक्र, उसकी यूनिट के वो थे। तो इस बार भी उन्होंने, जैसे हमने अटैक किया, उन्होंने लेफ्ट साइड से अटैक किया और वो लोगों को भी ऐसे ही हुआ, इंजर हो गए, घायल हो गए, और उसके बाद में वापस जा नहीं सके। और नेक्स्ट डे जो भी आप सीज फायर या जैसे था, पीछे वाला रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंचा। मेजर हमीर का भी यही हुआ, रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने वो पोस्ट कैप्चर कर ली। हमने जैसे अपनी कैप्चर, इधर इन लोगों ने भी, ग्रेनेडियर्स वालों ने भी। और तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग समथिंग टू यू ना, कि शिमला अग्रीमेंट के बाद, हाँ, तो हम लोगों को दोनों को ले गए, बिकॉज मेजर चौधरी के यहाँ सेप्टिक हो गया, आंख में गोली लगी थी, और मेरे ये दोनों जगह सेप्टिक हो रहा था। तो वो ले गए हमको रावलपिंडी हॉस्पिटल। अब जब रावलपिंडी हॉस्पिटल ले गए तो उन लोगों ने उस दिन हमको पजामे कुर्ते वाइट मंगा के दोनों को। तो मेजर चौधरी मेरे से भी टॉल, आई वॉज ए यंग बॉय, ही वॉज ए यंग मैन, तो ले गए ऐसे ही। तो मेरे ये पट्टी बंदी हुई और वहाँ पर वो ले गए, और मिलिट्री वहाँ पर जो था वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं था, तो ये सोचा कि लायलपुर का सिविल हॉस्पिटल बड़ा फेमस है, तो वो लेके गए। तो वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, वो उन्होंने, तो उसी वक्त उन लोगों ने बोला कि भाई वो हिंदुस्तानी आ रहे हैं, तो कुछ लेडीज़ और कुछ बच्चों को, क्योंकि इन्होंने उनको बता दिया होगा ना कि इनको हम लेके आ रहे हैं, किसी ने देखना हो तो वो डॉक्टर साहब के फैमिलीज़ और दूसरे ऐसे, और उनके अंदर जनरल नियाजी जो इनके पकड़े गए थे बांग्लादेश में, उनकी सिस्टर भी थी। अच्छा, 1-2 ऑफिसर्स थे, जैसे हमारे यहाँ एक कर्नल साहब थे, कर्नल मलिक के भाई की मिसेस भी थी, बिकॉज कर्नल उसका जो हस्बैंड था कैप्टन तनवीर, ही वाज कैप्चर्ड एंड देयर इन बांग्लादेश एंड ही वाज, तो उसको भी दिखा रहे थे कि देखो ऐसे। तो इसलिए हमको तो वहाँ जब ले गए तो उनके कमरे में, जैसे आपका एक कमरा बिठा दिया, डॉक्टर अंदर बैठता है, तो ऑपरेशन के लिए वापस वो कुछ पट्टी वगैरह देखे, तो तब तक वो एकदम बच्चे आए भागते हुए, 4-5 बच्चे, 5-6 बच्चे और 4-5 लेडीज़। तो बोला वो बच्चे कही, और हिंदुस्तानी कहाँ है हिंदुस्तानी? तो वो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये बैठा है ना। बोला ये तो पाकिस्तानी है। को जब उन बच्चों ने हमको देखा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अस, मतलब उनके लिए सरप्राइज था, बिकॉज वो लोग सोचते थे कि पता नहीं हिंदुस्तानी कैसे हैं, मोटा पेट होगा, काले कलूटे होंगे और लाइक राक्षस की तरह कहीं ऐसे होंगे। तो मतलब ह्यूमैनिटी है ना, तो वो बच्चों का जो रिएक्शन है वो एकदम सही है कि ये तो पाकिस्तानी है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, और इवन दोज लेडीज, तो वो बड़ी खुश हुई कि अच्छा ये तो एकदम ठीक ठाक लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में इन लोगों ने उनका ट्रिप करवाया यहाँ पर दिखाने के लिए, और हमारे जितने भी ऑफिसर्स थे, हम लोग कुछ एयरफोर्स के भी यहाँ बुला दिए गए थे, जो पहले इन्होंने रखे थे रावलपिंडी में अलग से, और हम लोगों को सबको एकदम वो पहनाए अच्छे से, दूसरे कपड़े, और वो लोग सब आए। और उससे पहले कभी हमको ये चद्दर वद्दर नहीं देते थे, हम लोग ऐसे ही फ्लैट ही सोते थे, या कोई एक दरी जैसे, ये तो बहुत अच्छी किस्म की आपने लगा रखी है, मिलिट्री की दरी नहीं होती है। तो वो किया, और सब हम लोग ऐसे बैठे, और वो आके देख के गए ऐसे, टू टेल देम कि देखिए आप चिंता मत करो, तुम्हारे हस्बैंड्स जो हैं इंडिया में वो इस हिसाब से अच्छी तरह से रखे हुए हैं, टू शो देम कि किसी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने इनके कैदियों को रखा हुआ है, हमारे कैदी भी वहाँ पर, ऑल्दो वी हैड ट्रीटेड देम वेरी वेरी वेल, वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो उसके बाद में ये हमारी मंदिर परेड वगैरह होने लगी, मस्जिद परेड। तो एक दिन मस्जिद परेड जिस दिन थी, तो ये पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी तो थे, जो भी जेल में थे या दूसरे, वो आए। तो 2 जवान थे हमारे, मुनीर खान और लाल खान। तो वो वहाँ खड़े हुए थे कि जैसे ही अफसर आते हैं सारे हमारे और उनके, तो सल्यूट करनी और उनको राम राम साहब, राम राम साहब। तो वो पाकिस्तानी अफसर बोलता, वाइट अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकता,
तो मालूम इन्होंने क्या जवाब दिया, हवलदार मुनीर खान ने और सिपाही लाल खान ने, कि साहब हम ड्यूटी पे हैं और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के हैं, तो हमारे यहाँ जो सैल्यूटेशन है, जो ग्रीटिंग्स है ऑफिसर्स को या किसी भी सीनियर को, वो राम राम ही है। अगर मैं सिविल ड्रेस में होऊंगा या बाहर कहीं मिलूंगा आपको, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा हूं या वैसे ही कहीं, तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम बोलूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमारी मिलिट्री के अंदर जो भी मिलिट्री के ट्रेडिशंस हैं, ये वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। और ये पाकिस्तान के अंदर इंडिया के मुस्लिम सिपाहीज की बात है। जस्ट लुक एट द डीप कमिटमेंट एंड रेस्पेक्ट प्लस विश्वास हिंदुस्तान में। इस जवाब देखो, रोंगटे खड़े हो रहे। मतलब हिंदुस्तान के मुस्लिम सिपाहीज ने एक पाकिस्तानी अफसर जो उनको चेक कर रहा है कि अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकता, वो बोलता साहब मैं ड्यूटी पे हूं और मेरी यूनिट में राम राम ही बोलते हैं। वो राम राम ही बोलते हैं आज भी। अब ये इसलिए मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान का 1% तो मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता, हम लोगों का जो हम हिंदू हैं उनकी भी, पर 99% इंडियन मुस्लिम्स आर लॉयल टू इंडिया, मच मोर लॉयल देन मोस्ट पीपल। एक बार हिंदी में भी कह दीजिए, ये एडिट आउट नहीं करेंगे। हाँ, हमारे हिंदुस्तान के 99% मुस्लिम्स भारत के प्रति इतने वफादार है कि दूसरे जो हमारे हैं, मैं खुद एक हिंदू हूं, मैं उनके बारे में भी इतना नहीं कह सकता। इतनी ज्यादा कमिटमेंट और इतनी ज्यादा लॉयल्टी भरी हुई है। ब्रिगेडियर उस्मानी, ही डाइड 48 में, ही वॉज लीडिंग, उसको बोला इधर आ जा, वो नहीं गया उधर। एंड महावीर चक्रा, ही डाइड फॉर इंडिया इन कश्मीर टू प्रोटेक्ट द इंडियन टेरिटरी। और 48 की तो 47 में अगस्त में हम लोग आज़ाद हुए, और इन्होंने सालों ने अक्टूबर में सितंबर में तो अटैक कर दिया। उससे पहले थोड़ा सा ट्राई किया उन्होंने, या उसके बाद में था वो तो 62 के पहले उन्होंने या कच्छ में ट्राई किया था। वो दे वर पोकिंग एवरीवेयर। जब राइट विंग और लेफ्ट विंग का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हिंदूज और मुस्लिम्स को एनिमीज के तौर से ट्रीट करता है, या हमें बताता है कि नहीं आपको मुस्लिम से एनिमिटी करनी चाहिए, या मुस्लिम्स को बताता है कि हिंदू से एनिमिटी करनी चाहिए, एज अ फौजी आप क्या सोचते हो? आपने जो लाइफ जी ली है, जो चीज़ें देखी है, क्या चलता है आपके दिमाग में, आपके दिल में? पहली बात तो मुझे किसी के प्रति कोई ना तो ज़्यादा लगाव है, ना किसी के प्रति मुझे कोई कि भाई मैं, हाँ ये नहीं, गुस्सा तो बहुत बड़ा वर्ड है कि भाई कोई उनसे मुझे प्रीत नहीं है जी। आई एम न्यूट्रल। जो मैंने अभी बताया इंडियन मुस्लिम्स के बारे में, अपीजमेंट ठीक नहीं है। मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा वो कि भाई अपीज करते जाओ, लेकिन उनके पीछे पड़ जाना या हर चीज़ कि भाई यही दोष देना, जिसको बोलते हैं ना राजस्थानी में लारे पड़गा, मतलब पीछा ही कर लिया उनका कि कोई भी चीज़ जो गलत होती है वो मुस्लिम्स के कारण है। ये टोटली गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ में, मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत क्लोज से मौत के मुंह में हिंदुस्तान के मुस्लिम सिपाहीज और दूसरे जो है उनको मैंने देखा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ इसमें अगर बताऊं, अगर आप कहें तो, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि जब मैं टेक योर टाइम सर। We all feel a lot of pride for the Indian military, sir. ये मिलिट्री से पहले की बात है,
हाँ नहीं, मिलिट्री में था मैं. I was in the Navy or something at that time because I was a boy and then I served there and then after that I got commissioned and went to the army. जी. So मैं बताता हूँ आपको कि मेरी जब शादी हुई ना, तो आपको पता है कि पहले आपको वो शादी से 3-4 दिन पहले ही मतलब वो दूल्हा बना देते हैं और फिर आपकी पीटी वीटी वो की जाती है हल्दी वगैरह से एंड देन धीरे धीरे धीरे, और नेक्स्ट डे जब आपने जाना होता है बारात लेके, तो इंडिया के अंदर सिस्टम है कि दूल्हे को उस दिन बंदोली बोलते हैं राजस्थान में, तो बीन बनाएंगे, मामा जी जो कपड़े लेके आते हैं वो पहनाएंगे, नेक्स्ट डे आप अपने पिताजी के या चाचा जी के लाए हुए पहनते हैं, तो आपको डांस वांस करेंगे. और मैं बात कर रहा हूँ आपको फिर बहुत पुरानी. तो अब वो ले गए हमको लेके मंदिर. जब मंदिर की तरफ ले गए तो मंदिर में वो नाचते गाते सब, वो लेडीज़ नाच रही वगैरह. मंदिर में जाके, मंदिर में आप जाते हैं, नारियल मतलब एक गुड़ाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और कुछ भेंट करते हैं, फिर वहाँ पर आप दूल्हा बैठ जाता है और फिर 4 डांस करते हैं मेल्स, ठीक है ना. एंड जो राजस्थान का जो कस्टम है, तो गांव में वो पंडित जी होते हैं, वो श्लोक बोलते हैं वेदों का शादी के टाइम का. तो मेरी शादी के टाइम में पंडित जी घेवर महाराज थे बहुत पुराने. अब वो याद करें और रात के 12 बज गए और उनको याद नहीं आए, ठीक है ना. अब वो कर रहे हैं कि बाप जी वो अच्छा बाकी किसको आएगा, सारे किसान हैं. माई फादर वॉज वेरी रिलीजियस, लेकिन वो श्लोक उसी वक्त आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. तो एक तेली जो मोमडन हमारे गांव में, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मोमडन्स, मैं जब बच्चा था या मैं जब तक ये 2014 से पहले, मोमडन्स को एक कास्ट गिनते थे कि भाई ये इसकी जाति, मतलब जैसे हमारे यहाँ जाति है ना, आपकी जाति है, इनकी जाति, इनकी जाति, अलग से रिलीजन की टाइप का ये फीलिंग नहीं था. अच्छा तुम्हारी जाति कैसा, मैं मुसलमान हूं, तो मुसलमान को जाति ही गिनते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था. मतलब मैंने ये समझा. इसके बाद में अभी आजकल क्या हो रहा है वो डिफरेंट है, लेकिन इट वाज समझ. तो रूप खां, अब देखो इनके नाम भी ऐसे ही होते थे, रूप खां, अर्जुन खां, नो ठीक है, एका देखा सदीक खां रख दिया, शकूर खां रख दिया, लेकिन फलानी बाई फलानी. तो रूप खां ने बोला बाबूजी आप नहीं बुरा मानो तो मैं श्लोक बोल दूं क्या. तो नेचुरली उन्होंने बोला करो थने कोई था, व्हाट विल यू नो. बोला नहीं मुझे याद है. ही रिसाइटेड द श्लोका, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग सेंटिमेंटल, जस्ट लुक एट इट. शाम को भजन गाते थे, तो हम तो छोटे छोटे बच्चे थे पहले, अब तो मैं थोड़ा बड़ा हो गया, शादी लायक, ऑल्दो मेरी चाइल्ड मैरिज ही थी. तो वो ढोलक बजाएंगे, बाजा बजाएंगे, भजन गाएंगे साथ में, ये सब चलता था इवन एज लेट एज टुडे. अभी भी मैं अगर अपने गांव राजोला कला जाऊं तो जब शाम को कहीं भजन हो रहे हैं, यू विल फाइंड यंग चिल्ड्रन ऑफ मोमडन्स wearing the same dress as we wear in the village, sitting there, ताली बजा रहे हैं और हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं. क्या है उसमें? There's nothing. What if हम इसको इतना बड़ा बना दें कि हर चीज इनके कारण है, हर चीज, हर प्रॉब्लम इनके कारण है. ये गलत है, बिकॉज ये एक जाति समान है, कुछ भी नहीं है. मतलब आप कहीं भी जाओ, नहीं साहब, मैं जोधपुर में रहता हूँ, और जोधपुर में शाम को घूमने के लिए जाओ या सुबह घूमने के लिए जाओ, यू विल फाइंड जो लोग उस गंगा जमनी तहजीब में पैदा हुए, उसमें उनकी नौकरी लगी, उसी तहजीब में वो पेंशन पाई, सारी प्रॉपर्टी बनाई, सारा का सारा जो मतलब खड़ा किया है उन्होंने अपना खुद का, उनके बेटों की नौकरियां लगी, उनके पोते उसी टाइम में नौकरी में लग गए. वो लोग भी आज बैठ के वही बात करेंगे. मतलब उनकी दिमाग ऐसे हो गए हैं कि बिना इसके कोई टॉपिक ही नहीं है. आई एम सरप्राइज. मतलब मैं अगर ये बात करने लग जाऊं, जिसने ये देखा है सारा का सारा, तो हकीकत को एक तरफ रख के हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम बात करते हैं. तो आई एम सॉरी फॉर. यू डोंट हैव टू बी सॉरी फॉर एनीथिंग सर. वी आर ग्रेटफुल कि यू आर सेइंग ऑल दीस थिंग्स. मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि
आई एम सरप्राइज्ड। सारा का सारा मेरा जितना आज है या किसी का भी जितना आज है, ये सब आज नहीं बनाए, ये अभी नहीं बनाए 9 साल में, ये सब बहुत पहले से बन रहा है। और ये धीरे धीरे एक एक ईंट लगती गई और इमारत बनती गई। मैं आपको पूछने वाला था कि आपको क्यों लगता है कि भगवान ने आपको ऐसी किस्मत दी, जब आपको 11 महीने 11.5 महीने एक POW की तरह रखा गया, पर प्रॉबेबली द आंसर इज ताकि आपको इवेंचुअली एक वॉइस मिले, जो आप कह रहे हो, जो आपके फीलिंग्स है, जो आपके थॉट्स है। हाँ, मुझे इंसान, हम लोग, हमारा क्या धर्म है, मेरे पिताजी ने भी मुझे सबसे, मतलब मैं छोटा सा तभी से ओम श्रीमन नारायण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय हमारे कान में कहा गया। मैं 5 या 6 साल का था तब गुरु आ गए हमारे, अयोध्या से आए थे, उन्होंने हमें ये दिया। हनुमान चालीसा तो मतलब आज मेरा पोता भी हनुमान चालीसा, मतलब हमारे घर के अंदर सारा का सारा कल्चर है कि बिना पूजा किए हुए शाम की और सुबह की, I also don't eat anything. Every day. My father read the Gita every day. Even today हमारे जितने घर है सबके अंदर भगवान का मंदिर है और हम लोग रामलला की ही पूजा करते हैं। जो हमारी आरती है वो है जय जानकी नाथा स्वामी जय श्री रघुनाथा, दोकर जोर विनऊ करु सुन मोरी वाता। और फिर सियाराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग चारू, भैया। और जगमग जोत झिलामिल शोभा अति लैया, यही हमारी आरती है। हम हमेशा यही आरती करें। इसके 5 स्टांजाज है। और ये तुलसीदास जी की लिखी हुई है जी। अगर हम ये आरती कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, क्या मैं हिंदू नहीं हूं? क्या मैं इंडियन नहीं हूं? क्या मैं अच्छा सनातन धर्म वाला नहीं हूं? ये है। तो that is where I was telling that the voice is, people like you have given me this voice. People like my CO during 71 war thought I am hell of a good soldier. You are hell of a good soldier. Then my CO in Mizoram, first Colonel Kakkad, who was there till Agartala, and then after that Colonel Khatri, and then the then Major AP Datta, who later on retired as a brigadier, he was officiating. They all knew चाहू है तो सब कुछ है, मतलब जहां भी कोई प्रॉब्लम है भेजो इसको, ये कर लेगा टास्क पूरी। और सो एंड देन about the Gorkha officers, you were supposed to, if you can we'll come to this because ये एक सेगमेंट है। अच्छा, पहले वो पाकिस्तान वाला 11.5 months की सेगमेंट कंप्लीट। अब वो मैं बता दूं आपको, वो हो गया, फिर ये करने लगे। आप आई विल टेल यू अनदर इंसिडेंट। एक मेजर साहब थे, मेजर जमानी, पठान साहब थे, वो जेल की बात है, जेल में ही, उनको भी बाद में हटा दिया उन्होंने। तो ये जमानी साहब पुराने सोल्जर थे, उनके सारे सोल्जर्स इस साइड में कैप्चर हो गए या बाकी बॉर्डर पे ही थे, बिकॉज लड़ाई तो खत्म हो गई लेकिन बॉर्डर पे तो उनके भी थे आदमी और हमारे भी तो सोल्जर्स तो लगे हुए थे। तो जमानी साहब को रिकॉल किया हुआ था, काफ़ी पुराने अफसर थे वो, उन दिनों में भी काफ़ी बूढ़े थे, तो अच्छे थे, पठान थे, लाइक दैट बलूच JCO, दिस पठान फेलो वाज लिटिल फ्रेंडली सॉर्ट। तो ये एक बार बोलते हैं ऐसे ही आके बैठ गए और हाथ में डंडा, उधर हम लोग सब थे, तो हमको तो उनके नज़दीक तो ज़्यादा नहीं जा सकते, तो वो तो कुर्सी पे बैठ जाते और हम अपने कमरों के सामने, एक कोई बेंच सी थी या कोई पत्थर की कोई बनी। बोले यार वो भी क्या दिन थे। ही ऑलवेज वॉज फ्रेंडली। मेरी पोस्टिंग ढाका में थी, मैं छुट्टी आता तो मैं एक दिन लगता कलकत्ता, फिर मेरा ससुराल पटना था तो दूसरे दिन पटना, फिर तीसरे दिन कोई जगह बताता यहाँ लखनऊ या कहीं भी, फिर दिल्ली, फिर लाहौर, तो 7 दिन में मैं पेशावर पहुँचता और पूरा ढाका से पेशावर। और यार हुन की अब क्या, वो मतलब वो अपनी हिंदी भाषा में उर्दू में ही बोलते थे वो नहीं बोला मेरी कराची पोस्टिंग, आज मैं छुट्टी ले
10 बजे बोलते हैं हाँ जा, और 4 बजे मैं पेशावर। तो ये 7 दिन का आना जाना का जो छुट्टी मिलती थी, मतलब कहाँ तो वो इतना बड़ा भारत, ढाका से पेशावर, अफगानिस्तान से बंगाल की खाड़ी और म्यांमार से मतलब बर्मा से लगा हुआ, और कहाँ कराची से बैठा और ये लो बस के अंदर ओलो जी सुनो। और उसको बहुत ये लगता था अच्छा कि यार ये क्यों हुआ, ये पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। और पठान सी नैनी केस मुझे वहाँ लगा, एक कोई मेरा इंटरोगेशन ले रहा था तो पठान अफसर था, वो तो बहुत इम्पोजिंग था, और मुझे यूँ बिठाया और आप तो पूरी ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ और पीछे मेरे वो खड़े हुए हैं, कभी कोई गला दबा रहा है, कभी कोई कुछ ऐसे ही पूछ रहे थे। तो नाम नूम पूछा, बता दिया, सीईओ का नाम भी बता दिया, पलटन का नाम भी बता दिया। अब उसके बाद में मुझे कई चीज़ें दूसरी पूछे, क्या टेंटिकल्स हैं और क्या ऐसे, और तो मुझे कुछ थोड़ा सा वो, और कैसे आप लोगों ने वो किया और आपके क्या वो प्लान्स थे। और अब वो एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट जितना मेरा नॉलेज था मैं उतना ही बताऊं, और यूं ही हमारे को तो इंस्ट्रक्शन थे कि आप अपना खुद का नाम, यूनिट का नाम, नंबर, और उसके ज़्यादा बताना भी नहीं, और कुछ आता भी नहीं था। लेकिन वो इंसिस्ट करते तो पीछे से गला पकड़ेंगे, थोड़ा घूंसा मारेंगे। तो उसने अपना वो टैक्टिक्स लगाया, हाथ मेरा पकड़ा ऐसा। तो आई हैव फर्म हैंड, लेकिन दैट ब्लडी पठान हैड सॉलिड हैंड, ऐसे पकड़ के यूं यूं मेरे को हिलाया और बोलता आई विल ब्लडी वेल क्रश यू। I looked at him, in this thing. Why don't you join the Pakistan Army? I said, I'm from the Indian Army. मतलब मैं बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बोल नहीं सकते, बोलना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसकी तरफ ऐसे ही मैंने देखा। But he also knew that ये दबने वाला नहीं है। तो your eyes show it. मतलब this is how those people tried. And आप कुछ नहीं बताओगे, जो आपको आता भी नहीं है वो पूछेंगे आपसे। नन ऑफ द अदर पठान्स आई फाउंड टू बी अनरीजनेबल। बट जो नॉन पठान थे वो कुछ ज़्यादा ही थे, वो कट्टर बहुत थे। वो जो भी, जैसे अब ये जिसने बोला कि तू कैसे हो गया, तू तो काफिर है, ये बहुत कट्टर था। या जो भी दूसरे हमारे एरिया के थे, जो हमारे वाले पंजाब, इधर पंजाब है और उनका जो पंजाब थे, वहाँ के जो ऑफिसर्स थे जिनको पूरा ब्रेन वॉश हो चुके थे कि भाई मुस्लिम जा सुपीरियर एंड काफिर हैं हिंदू तो, और जिनको ऐसी भावनाएं थी जैसे हमारे यहाँ पर कुछ लोगों को भावनाएं हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर और बाकी सब, चाहे वो जातिवाद में हो या उसमें हो। तो बुरे लोग हर धर्म के होते हैं, हर धर्म में और हर जगह और हर तरह के। वो बहुत कट्टर, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करे कि कोई भी इंडियन उन्हें बीट कर सकता है या उनके बराबर हो सकता है। जबकि 24 साल पहले ही हम सब इंडियंस थे, हम सब उसी आर्मी में थे। कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे जो एक ही यूनिट में थे, और आप बार बार वो मतलब उनको ब्रेन वॉश करते जाओगे, बार बार वही चीज़ आप झूठ बोलते जाओगे, तो उनको भी विश्वास हो जाएगा नहीं। इफ आई एंड यू आर इन द सेम यूनिट, आई एम ए different religion, you are a different religion, and we both have fought together, trained together, and we have grown together, we have loved each other, our families love each other, but once we are partitioned, you think I am an enemy, because you have been, आपको उसी हिसाब से ब्रेन वॉश कर दिया गया है, आपको मतलब एकदम तब्दील कर दिया गया है प्रचार से या प्रोपोगंडा से। अब आई एम सॉरी कि मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, पर उस फेज का सबसे मुश्किल पार्ट क्या था? मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात करना आपके लिए अब भी मुश्किल है? वो ये सबसे मुश्किल तो यही यार, यू कम टू नो दैट यू आर नॉट इन योर ओन कंट्री, बट फेट इज लाइक दैट यू हैव वॉन द वॉर। आपने सब कुछ किया, इतने दिन तक लड़े, सारी लड़ाइयाँ जो आपने 3 अटैक किए उनमें जीत गए। उससे पहले जो आपने एडवांस टू कॉन्टैक्ट किया जिसके अंदर आपने 4-5 उनके एरिया जो खाली करवाए और आप हमेशा लीड करते रहे आगे। आपको जो भी टास्क दिया गया वो टास्क पूरा किया, और सारी की सारी
मतलब जितनी थी बहुत ही अच्छी तरह से निभाई, लेकिन जिस दिन जीते उस दिन आप तो वहाँ है ही नहीं। मतलब जीत का जश्न कोई और मना रहा है और आपने अपना सब कुछ टास्क पूरा किया। ये मुझे थोड़ा सा अखरा जब भी सोचता हूँ। बाकी तो जब जो होना है तब सो होता है। मेरे फादर ने भी मुझे यही सिखाया कि बेटा संयम रहना, संयमित रहना, और हर एक चीज से आप सीखते जाओ आगे, और अपने से बड़ों का आदर करो, अपने अफसर को रेस्पेक्ट करो। आप मेरे से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हो, आपने जो भी लाइफ में किया मेरे से बहुत ज़्यादा, पर फिर भी मैं बहुत हम्बली ये चीज़ कहने वाला हूँ। आई फील कि आप पर आपके दोनों पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, एंड उस फेज़ में भी था, और एक प्रोटेक्शन थी इन सम वेज आप पे, एंड आई एम श्योर कि आपने भी इस चीज़ के बारे में सोचा है। किसका असर था? आशीर्वाद था। आशीर्वाद भगवान का और मेरे माता पिता का। मतलब आई कांट आस्क फॉर मोर। बहुत बहुत ऑलवेज। आज भी मैं जो सोचता हूं और लगन से सोचता हूं और सच्चे मन से सोचता हूं, हर चीज वैसे ही होती जाती है। कैन यू जस्ट इमेजिन? मैंने आज मन में सोचा कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, इमीडिएटली कुछ नहीं होता, लेकिन वही होता है जो मुझे चाहिए जी, हमेशा। बट अगर मैं राइटफुली सोच रहा हूं, गलत कोई चीज सोचता हूं, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं परफेक्ट नहीं हूं जी। मतलब मतलब मुझे गुस्सा भी आता है, मैं कई बार किसी के ऊपर चिढ़ भी जाता हूं, पर वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। ये जो चीज़ है, ऐसा गुस्सा होना या चिढ़ना, चाहे किसी के ऊपर, ठीक है ना, अपनों के ऊपर तो कोई बात नहीं, आपका राइट होता है, बट किसी पे भी आई डोंट लाइक इट, बट आई कांट कंट्रोल इट, समटाइम्स इट हैपन्स। वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ सोचूं कि भाई मुझे रणबीर अलाहाबादिया से मिलना है, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मैं मिलूंगा अपने आप। दिस हैपन्स। एंड अनरीजनेबल मैं कोई डिमांड नहीं करता कि मैं कल राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। आई नो दैट दिस इज एन अनरीजनेबल डिमांड, ठीक है ना, बट विद इन माई लिमिट्स वॉट एवर आई विश हैज ऑलवेज कम ट्रू। 11.5 months के बाद जब आपको पता चला कि आप वापसी करने जा रहे हो, उस फेज के बारे में भी कुछ बताइए। कैसे पता चला, क्या महसूस हुआ दिल में? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक तो इन बिटवीन मैं वो बता दूँ, मंदिर परेड वाली एक बात तो मैंने बता दी। दूसरा, शायद एक दिन गुरुद्वारा परेड थी, तो उसमें एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे, हम लोग थे, 7 वो लोग थे और 9 हम थे, 3 सेकेंड लेफ्टिनेंट्स, 3 कैप्टन्स और 3 मेजर्स। तो ये जब सारे इंजर्ड हो गए थे या लास्ट डे या तो फर्स्ट डे कैप्चर हो गए थे, 1-2 जने ऐसे थे जो फर्स्ट डे जैसे उन्होंने अटैक किया और वो लोग बॉर्डर पे थे, कोई टनल खुदवा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं था, कोई खड़ा खड़ा कुछ बातें कर रहा था। बिफोर दे रियलाइज पाकिज ने आके घेर लिया, बिकॉज बॉर्डर पे तो हम थे ही, तो उन्होंने सरप्राइज वो थे। या फिर हम लोगों को जो सारी लड़ाई लड़ी और इंजर्ड हो गए और उनको पता ही नहीं था और नेक्स्ट डे सीज फायर हो गया। और पायलट्स तो हमारे जो उस साइड में गए, उन्होंने बम डाले या स्ट्रैफिंग की, जो भी उनका टास्क पूरा किया, और फिर उनको अगर लग गई और वापस नहीं जा सके तो वो नेचुरली उनका वो ये, या तो वो उनका खेल खत्म हो गया, वो बेचारे शहीद हो गए, नहीं तो वो पकड़े गए। तो हम सब लोग थे, तो वहाँ पर इनके एयरफोर्स के ऑफिसर में वैसे हमारे मेजर हमीर वो जो सीनियर मोस्ट मेजर साहब, ही वॉज दी, जितने भी हमारे जो कैदी थे उनका सीनियर थे, तो वही थे हमारे जैसे सीओ साहब होते हैं। लेकिन एयरफोर्स वालों को जब ले आया हमारे साथ में, तो कमांडर कोयलो करके एक अफसर था, उन दिनों के अंदर वो कमांडर था, तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर होते हैं। तो कमांडर तो नेवी में होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, विंग कमांडर जी, विंग कमांडर। तो ये सीनियर मोस्ट थे, तो नेचुरली वो एक यूनिट, तो हमारे जो कैदी जो सरदार जो बंदे थे बीएसएफ के और जो सिख रेजिमेंट के भी जो भी मतलब थे हमारे साथ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, तो वो लोग आए तो उनको किया और उन्होंने वो
तो बोला भाई वो गुरुद्वारे के अंदर वो सीओ साहब है तो वो आएंगे, तो जैसे ही वो आएंगे हाथ जोड़ेंगे और सीओ साहब पहले करेंगे और फिर उसके बाद में गुरबाणी करके वो जैसे सिस्टम होता है। तो दिस कोयलो फलो कम्स, सीनियर है, वहाँ आके वो गुरु ग्रंथ साहिब रखी हुई है तो उनको नीचे दंडवत करना चाहिए और हाथ जोड़ना चाहिए। वो तो नहीं, बिकॉज मिलिट्री के अंदर इफ आई एम ए सिख ऑफिसर एंड इफ आई एम पोस्टेड इन एनी यूनिट तो आई विल डू व्हाट दिस थिंग, एंड इफ आई एम जैसे मैं हूँ और मेरी है तो मैं गुरुद्वारा में जैसे वो करते हैं, अगर मुस्लिम्स हैं तो वहाँ पर मैं मस्जिद में जैसे करते हैं वैसे करूँगा, ठीक है। और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो जैसे गोरखा रेजिमेंट में है तो आप वहाँ भी भगवान का वो पूजा करेंगे, जैसे वो गोरखे करते हैं वैसे करेंगे। मतलब कोई रिलीजन नहीं होता, आपका वही रिलीजन है जो आपके ट्रूप्स का रिलीजन है, बिकॉज यू आर ए सोल्जर, यू आर एन ऑफिसर। तो ये इसने आके वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब को दंडवत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया जैसे करते हैं, सलूट किया। तो पास में फ्लाइट लेफ्टिनेंट या स्क्वाड्रन लीडर कामत साहब बैठे हुए थे। तो भाई हमने तो इतना उन लोगों ने इतना रेस्पेक्ट दिया कि मेजर हमीद सिंह की बजाय ये एयरफोर्स के अफसर आ गए हैं, ये सीनियर है, इनको पहले बुलाओ। तो कामत साहब बोलते हैं गॉड सलूटिंग फकिंग बास्टर्ड, धीरे से। सो वी ऑल वाज सिटिंग देयर, मतलब भगवान को तू सलूट कर रहा है, प्रणाम करना भाई। सो दैट इंसिडेंट ऑल्सो आई स्टिल रिमेंबर। आई होप कामत साहब इज alive and kicking and this thing, and this fellow didn't do it। अब वो बैठ गया तो फिर हम लोगों ने सब ने एक एक करके उनके बाद में जाके गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम किया, फिर जो भी वो करते हैं। और फिर उसके बाद में वो राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, लेकिन हम लोगों को ना तो सुनाई पड़ता था आकी, वैसे हमें पता था बिकॉज हम लोग तो गुरुद्वारे वगैरह ट्रेनिंग में भी जाते थे, वैसे भी हमारे बहुत सिख फ्रेंड्स थे। और एज ए यंगस्टर तो बाद में तो और ज़्यादा बन गए। तो जैसे ही वो बोलेंगे राज करेगा खालसा, तो हम लोग जान करके उनको चिढ़ाने के लिए जोर से बोलते बाकी रहे ना कोई, तो बिकॉज पाकीज भी सब देखते थे तो बड़ा मतलब यूँ हमें वो, बिकॉज नाउ भुट्टो साहब आ गए और स्विट्जरलैंड के वो लोग आ गए, कौन से रेड क्रॉस वाले, एंड इतना डर भी नहीं था कि अभी ये हम लोगों को मार सकते हैं, बिकॉज अब चिट्ठियाँ भी चली गई उस साइड से। हमारा जो आर्मी वाइव्स एसोसिएशन से गुटका, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब का हो, चाहे कुरान का हो, चाहे बाइबल का हो, चाहे गीता का हो, ये सारे गुटके वगैरह भी सबको जितने थे उनके सब हमारी जो इधर वाइव्स थी ऑफिसर्स की, और जो हमारे जवानों का आर्मी वाइव्स एंड एयरफोर्स वाइव्स एसोसिएशन वालों ने भेजे थे, तो ये भी सबको मिल गए, तो सब लोग वो थे। अच्छा, उससे पहले जब सिगरेट वगैरह की बात थी तो सिगरेट कहाँ है, वो देते नहीं थे। और वो लोग पीते पीते कुछ भी कोई, या फिर अखबार होगा तो वैसे ही हम अखबार कभी कभार वो दे देते थे, तो उसको क्या करेंगे, यूं ही रोल करेंगे, कुछ नहीं। माचिस भी वो देते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से कैसे भी करके मतलब करेंगे। तो फिर उसको, तो अगर वो लगा दी, थोड़ा सा भी धुआं हो गया तो वो तो करने नहीं देंगे, तो यूं ही बनाएंगे सिगरेट, वो पेपर वाली जस्ट टू पास टाइम। उसके बाद फिर वो हमारी जो वहाँ से उन्होंने भेजी, तो दैट सिगरेट वी विल एक लगाएंगे। सबको पता है कि एक पनामा का पैकेट आया है, अब ये पता नहीं हम जाएंगे, पता नहीं 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, तो एक कश नहीं भी लगा रहा। हम तो पीते ही नहीं थे सिगरेट, ठीक है ना। तो सारे के सारे वो इसको, जैसे हम सारे हैं 7 के अफसर या 8, 9, 10, 1-2 सिख अफसर थे, 2-3 सिख अफसर थे, वो नहीं तो 9 और 7, 16 में से 13, 14 सब उसका एक ऐसे लगा कि ओए अकेला ही पी लेगा क्या। So this used to happen. This is how we passed that time. So these are some incidents. So this also I just wanted to. अब ये जब सारा हो गया तो एक दिन वो भुट्टो साहब आए और उन्होंने बोला कि जाओ, हम लोग तो अपना यूं है और आप लोग जाओ, क्योंकि यहाँ समझौता हो गया था। बिकॉज इट मस्ट हैव ट्रांसपायर्ड बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स के हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो वेस्टर्न साइड के जो POWs हैं उनको एक्सचेंज करेंगे। हम लोग थे कोई 500, 550, उनमें BSF वाले भी थे जो पहले दिन ही मतलब बेचारे जो पोस्टों पे थे, और वो तो या फिर जो लड़े और ऐसे, और उनके थे कोई 1000, 1500 या 1600, 1700। तो इन लोगों को जब एक्सचेंज किया गया तो हम लोगों को एक दिन रात को सडनली बोला कि आज आप लोगों को ले जाएंगे।
तो पता लग गया, उन्होंने ड्रेस भी वो पुरानी जो काली वाली थी वो ले ली और दूसरी ड्रेस पहनाई, वो एक खाकी पैंट शर्ट, और सबको अपना जो भी वहाँ पर था, क्या था, देयर वाज नथिंग एक्सेप्ट दोस्त, तो वो वाले कपड़े भी हम लोग जो हमारे क्रॉस लगे हुए थे ले जाओ भले ही, और शूज़ थे वो लेके आ गए। तो रात को वो बोले कि हम बसों में ले जाएंगे, तो पता था कि पाकिस्तान में कहीं भी बीच में बसों पे पथराव वगैरह हो सकता है, तो पट्टे जिस बस से आना था वो बसों में तो लाए नहीं और ट्रेन से ले आए। ट्रेन से ले आए, रात में कोई कितने बजे रवाना किया और लाहौर सुबह 4 बजे उतार के अफसरों को ले गए और जवानों को बैरक्स में ले गए और एक बैरक खाली करा दिया, और उनकी जो बटालियन, उनकी जो पलटन थी, उनको सबको बताया नहीं, और कुछ जो थे उनको करके जवानों को, और फिर हम लोग ऑफिसर मेस में वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करा के फिर वो वाघा बॉर्डर ले आए। वाघा बॉर्डर ले आए और वाघा बॉर्डर पे एक एक करके, तो सबसे पहले वहाँ भी एक सेकंड लेफ्टिनेंट गुरुंग था जो आसाम राइफल्स का था, और उसके बाद में पीछे में वो मेरा ही कोर्समेट था, उसके भी एक बैनेट से उन्होंने पहले ही दिन, क्योंकि वो अपना टनल खुदवा रहा था और ऊपर आया तब तक देखा उसको, बिफोर ही रियलाइजेज, और वो ही फॉल्स डाउन, मतलब नीचे बचाव करे तब तक उसके यहाँ, नहीं तो वो घोंप रहा था उसको वो, तो गोली तो ऊपर से निकल गई और बैनेट थोड़ा सा उसके लग गया था। तो हम दोनों ने क्रॉस किया, हमारे यूनिट के लोग आए, उन्होंने हमको रिसीव किया। ज्ञानी जैल सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और हमारी यूनिट के अफसरों के अलावा जनरल हीरा थे जो आर्मी हेडक्वार्टर से आए थे, उन्होंने हमें रिसीव किया और फिर हमको अमृतसर ले गए। अमृतसर में अमृतसर के कलेक्टर और वहाँ के जो भी पदाधिकारी थे और जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर हम लोगों का स्वागत किया, और सब लोग मिले। वहाँ जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनकी वाइव्स और ये सिविलियन ऑफिसर्स और ऑल दी पीपल एंड बड़े बड़े मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग ज्ञानी जैल सिंह। देन इन द नाइट ओनली वी वर पुट इन द ट्रेन्स जी। वो जो ट्रेन थी फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। हम लोगों का स्वागत किया, बहुत ही वहाँ पर अच्छा फंक्शन किया, और ट्रेन में नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिल्ली कैंट पूरी भीड़ लगी हुई है हम लोगों से मिलने के लिए, लेकिन दिल्ली कैंट पे नहीं उतरना था, दिल्ली कैंट पे ही उतरना था। दिल्ली कैंट पे ही पूरा, मतलब जितने भी वो आसपास के लोग थे आए, वो सब स्वागत कर रहे हैं। पेरेंट्स वगैरह भी जिनके पहुंच गए, मेरे वाले तो नहीं पहुंचे थे, कोई और एक दो जने आए थे जयपुर से जो, और सारे ऑफिसर्स और जवानों के मिलने के लिए। लेकिन फिर हम लोगों को उनसे सेपरेट करके अपने अपने, क्योंकि अभी डीब्रीफिंग होनी थी। मिलिट्री का सिस्टम होता है, मिलिट्री का सिस्टम होता है, वो पूछते हैं भाई ये इतने साल के लगभग वहाँ रह के आए हैं 11 महीने, तो ये क्या वहाँ किया, इनको क्या किया, कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि दे बिकम इनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है या कुछ ऐसे तो नहीं है। तो वो सारा का सारा एक सिस्टम होता है, दे आस्क यू क्वेश्चंस एंड दे आस्क यू, वो ऑटोमेटिकली वो उसमें मिलिट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो करते हैं। तो आपको कुछ शक है तो उसको 2-3 बार करेंगे, नहीं है तो आपको एक ही बार में के, एंड देन यू आर अलाउड टू मीट योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर वॉट एवर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल। तो वो हो गया। तो हमको वहाँ रखा पहले तो आटी मेस में या कहीं भी, और फिर एक आधे दिन में फिर बीकानेर हाउस वगैरह भी अलाउ कर दिया। कोई राजस्थान वाले चाहते थे कि हम उनके साथ जाएं, तो बीकानेर हाउस राजस्थान का, तो हम राजस्थान के ऑफिसर्स थे, हमको वहाँ ले गए कुछ जो सीनियर थे। तो दैट इज़ हाउ। फिर दिल्ली वालों ने हमारा स्वागत किया। आज भी मेरे पास एक सर्टिफिकेट है जो मेरे घर में लगा हुआ है। हम दिल्ली वासी बहुत ज़्यादा, मतलब प्रेम से, जो भी वहाँ पर दिल्ली की सरकार थी, दिल्ली के अफसरान थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, और डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग थे, आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवल हेडक्वार्टर्स, एयरफोर्स, सारे लोग थे। और हम लोग जब बैठे हुए थे तो ऐसे बिठा रखा था और जनता सामने थी और बाकी कुछ कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई थी। वहाँ पर वो ऑफिसर्स और उनकी वाइव्स और चिल्ड्रन एंड ऑल दी अदर बड़े बड़े अधिकारी, IAS वाईएएस जो भी ऐसे, और बड़े बड़े राजनीतिक वगैरह जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री के थे। तो कैन यू जस्ट इमेजिन, एक लड़का था वो घूमता घूमता सबको देख रहा है, यंग बॉय, मस्ट बी 10th और 11th, उन दिनों में शायद 12th तो होता ही नहीं था। वो आया और मेरे पास में कि सर मैं आपको ही देना चाहूँ, 10 रुपये होंगे या 2 10-10 के नोट होंगे जो भी मुझे। मैं कहा बेटा
इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे। नहीं सर, मैंने उसका वो उस बंदे का वो जो देखा ना, वो बाद में कहीं मिलिट्री ऑफिसर बना होगा उसने। फिर मैंने पूछा था, मुझे याद उसका नाम नहीं है, लेकिन शर्मा, वंडरफुल फेलो। सो मतलब वो इतना इम्प्रेस हो गया कि वो मुझे वो देखे ही रहा। मैं देख रहा था, वो सिर्फ मुझे ही उसने नोटिस किया, मेरे पास आया, और क्योंकि बातचीत कर रहे होंगे तो वो सब सुन रहा था। और फिर उसको पता था कि देखिए इनकी गोली लगी हुई है, इनके यहाँ भी लगी हुई। तो मुझे वो याद है, उसकी शक्ल मुझे आज भी याद है, लड़के की। लिटिल टॉल, वेरी हैंडसम, बट वेरी वेरी सीरियस बंदा, जो बड़ा यूं वो। तो आई रिमेंबर उन लोगों ने भी फिर किया। फिर हफ्ते भर के अंदर वो सारा का सारा हो गया। फिर देन दे गेव अस लीव। फिर वी वेंट ऑन 14 days लीव। तो मैं जोधपुर गया। जोधपुर में मेरे पिताजी और बाकी लोग मिलने के लिए आए। मेरे गांव के अंदर इन लोगों ने फंक्शन रखा। तो जब मैं जोधपुर मेरे पिताजी से मिला तो मुझे बहुत मतलब एकदम ही पूरा सेंटिमेंटल हो गया। मुझे जो भी रोना शोना आना था वो आ गया। दूसरे भी आए थे उनके साथ में। दूसरे मेरे पिताजी सरपंच थे गांव के, दूसरे भी आसपास के पंचायत के सरपंच और बहुत लोग आए। तो काफिला लेके वो फिर गए यहाँ से। आई नो उन दिनों के अंदर आपको पता है इतनी जीपें कारें नहीं होती थी, सिर्फ बीडीओ और कलेक्टर और इन्हीं लोगों के पास में होती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 72। जब गांव गए तो इतने लोग, इतनी भीड़, और मतलब जो स्वागत किया और जो यू जस्ट इमेजिन दैट द होल दिस थिंग। और सब लोग बहुत ही मतलब कि भाई चौधरी साहब आपके बेटे जैसा हमें भी मतलब सुपुत्र मिले। और बड़ा एक ऐसा माहौल था कि जहाँ मतलब आप सोचते हो कि यार वास्तव में हाँ कुछ न कुछ है। और ये जब मैं बोल रहा था तो आपको पता है कि हम मिसिंग बिलीव्ड किल्ड थे। तो मिसिंग बिलीव्ड किल्ड में आपको पता है कि मेरी यूनिट में जो मेरा बिस्तर था, हमारी यूनिट को भी ये कंफर्म करने में कि मैं जीवित हूं या शहीद हो गया, तो मेरा बिस्तर था वो गांव भेज दिया। आपको पता है जिसका बिस्तर गांव चला जाता है, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड दैट, और टेकन दैट वे कि अब ये बंदा नहीं आएगा वापस, ये मिलिट्री में काम आ गया। तो जब ये बिस्तर चला गया गांव में और एक चिट्ठी साथ गई कि आपका बेटा बड़ा शूरवीर था, उसने बहुत ही वीरता दिखाई, जो भी उसको टास्क दिया गया उसने पूरा किया, हमारी यूनिट बहुत ही मतलब उसके वीरता पे बहुत प्राउड है, बहुत ज़्यादा हमको गर्व है। चला गया ये चिट्ठी नेचुरली। माई फादर वॉन्ट बिलीव इट, मेरी माँ भी नहीं बिलीव करेगी। लेकिन लोग तो आपको पता यही होता है, करे वो बस। तो जैसे ही मेरी बुआ का गांव था 3-3.5 कोस वहाँ से पड़ता था, उनको बोल दिया। अच्छा कुछ लोग मिलने भी आ गए, तो मना किया मेरे पिताजी ने कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। माई फादर हैड फेथ कि नहीं वो जहाँ भी है। तो मेरी बुआ और कुछ लोग वहाँ के वो रोते रोते आ गए। फिर उनको बोला कि नहीं, बिकॉज माई फादर एंड मदर स्टॉप बिलीविंग। और मेरी माँ ने, किसी ने जाके बोल दिया कि अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अब कहाँ आएगा, वो तो नहीं है इस संसार में। तो मेरी माँ ने बोला कि मेरा एक बेटा अगर काम आ भी गया देश के, मेरे बाकी 5 को भी मैं मिलिट्री में भेजूँ। तो दैट वाज माय मदर एंड माय फादर डिडंट बिलीव। सो ही वेंट टू वन पंडित जी, बहुत ही फेमस थे वहाँ, एक गांव है सोजत के पास में। वो मेरी जो टेवा लिखा हुआ था, उन्होंने बोला कि नहीं इसके शायद गोली लगी है, मुंह पे लग सकती है, शरीर में लग सकती है, लेकिन ये मतलब इसके जो ये जन्म पत्री के हिसाब से ये आदमी मरा नहीं है, आपका बेटा नहीं मरा है, चौधरी साहब आप विश्वास करो। तो आए मेरे पिताजी और फिर उन्होंने सोच विचार किया और गए दिल्ली। पहले जयपुर गए, जयपुर में मिर्दा साहब से मिले और फिर बोला कि नहीं आप जाओ। रामनिवास जी मिर्दा उन दिनों में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे।
तो डिफेंस मिनिस्टर कोई और थे, तो उनके पास गए, उन्होंने बोला अच्छा पता करते हैं, बोला साहब ऐसे ऐसे हमारे चौधरी साहब का बेटा, तो उन्होंने फ्लैग मीटिंग करवाई, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर को बोला, फिर आर्मी हेडक्वार्टर्स ने उनके जो हमारी यूनिट के सामने जो यूनिट्स थी उनसे बात की, फ्लैग मीटिंग कराई कि बोला हाँ हाँ सेकंड लेफ्टिनेंट GR चौधरी जीवित है और रावलपिंडी हॉस्पिटल से अभी लायलपुर फोर्ट जेल में है। मतलब ये मैसेज, फिर भी इस मैसेज को भी पहुंचने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन फिर भी आपको पता है वो, अब मेरे पिताजी और माताजी को तो ये हो गया, तो लोग भी मानने लगे कि हाँ यार ऐसी बात हो गई। ये उन लोगों के बीच में बात हुई। रामनिवास जी ने बाद में, मिर्जा साहब ने घर पे खबर भेज दी, पर 4-6 महीने बाद में जैसे हमारे वाले यहाँ पर रिकॉर्ड करके भेजते थे, तो हम लोगों का भी आए वो उनके पाकिस्तान टीवी वाले और रेडियो वाले कि मेरा नाम गंगाराम चौधरी है, मैं श्रीमान चौधरी साहब मोटाराम जी का बेटा हूँ, मैं राजौला कला का रहने वाला हूँ, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट 3rd GR का, सेफ हूँ, जीवित हूँ और अच्छा हूँ। अब ये मैसेज रेडियो में पाकिस्तान टीवी ने, सब लोग पाकिस्तान टीवी लगा के रखते थे। अच्छा मेरे पिताजी के पास रेडियो पंचायत का भी था और खुद का भी था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, लेकिन पूरे राजस्थान में किसी ने जयपुर में सुना, किसी ने बठिंडा गांव में सुना, किसी ने किसी और, वो सब आए भाग के, उन्होंने बताया, तो तब तो क्लियर भी हो गया था। सो यू नो व्हेन आई केम बैक, दैट वाज हाउ द होल दिस थिंग। The two most important days in a man's life is the day he is born and the day he finds out why he was born. Chalo, that's a good quote from you. I really appreciate it. And that's why you are a bundle of knowledge in this young age. And आप जैसे लोगों से बहुत जल्दी मिला हूँ लाइफ में, हाँ शायद इसलिए। हाँ, मे बी इट्स योर, आप ज़र्रा नवाजी कर रहे हैं तो, बट आई काउंट माई सेल्फ टू बी ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु इज एब्सोल्युटली आप नॉर्मल grounded. नहीं हो, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो सर। बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें शो पर, आई कैन टेल यू फॉर श्योर, इट्स नॉट जस्ट मी, टीम को भी यही लग रहा है कि आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आपने नॉर्मल लाइफ नहीं जी है। 11.5 months के बारे में आप सोचते हो, आप वहाँ जाते हो फिर से थॉट्स के थ्रू? बिल्कुल नहीं। अगर मैं जाता भी हूँ तो मैं वो चीज़ याद रखता हूँ कि उन्होंने एक सांस्कृतिक प्रोग्राम किया, ठीक है ना। जब ये भुट्टो साहब आ गए और शिमला एग्रीमेंट हो गया और ये गुरुद्वारा परेड और मंदिर परेड और मस्जिद परेड जब होने लगी और चर्च परेड, तो फिर उन्होंने एक बोला कि यार ऐसे ऐसे, तो हम लोग गुनगुनाते रहते थे। तो गुरुंग भी बहुत अच्छा गाता था, हमारे मेजर हमीर साहब थे, बोलते थे यार चाहो तू सुना ना। तो हम लोग यहाँ अपने अंदर बैठ के, तो फिर हमको पहले तो अलाउ नहीं करते थे, तो हम लोग गाएंगे, तो हम कुछ भी गाना गाएंगे। तो वो उनके भी जो आते थे, एक डॉक्टर साहब आते थे, क्योंकि उनका भाई इस साइड में था, तो वो डॉक्टर साहब हमारे कर्नल मलिक जो इंचार्ज थे उस जेल के, पाकिस्तानी जेल के, उनके कर्नल, तो वो भी ऐसे, तो ये गाने उन्हें के बोला यार गाओ ना। अच्छा मेरे ज़माने भी कुछ शेर व शायरी करते थे, तो हम लोगों से थोड़ा थोड़ा वो उनका वो एफिनिटी हुआ, तो हम लोग गाते थे। तो वो आधा घंटा, कभी हफ्ते में 1-2 बार, तो आनंद आता, बोला यार प्रोग्राम कर दो। तो फिर उन्होंने, हमारे मेजर हमीर साहब ने बोला कि सर इफ़ यू अलाउ मी, हम कल्चरल प्रोग्राम कर देंगे। बोला करो। तो जब किया तो उन्होंने अपनी फैमिलीज भी बुला दी, ये जितने भी थे। तो आप बताइए, हमारे जो जवान थे, गोरखा जवान भी थे, सरदार भी थे, साउथ इंडियंस भी थे, बंगालीज भी थे, हर स्टेट के, कश्मीरी भी था। वो कश्मीरी ने तो ऐसे हो के मेरे प्यारे वतन करके वो गाना गाया, और कश्मीरी बॉम्बडन जी उधर, और यूं करके वो, फिर हमने गज़लें सुनाई, इन्होंने जवानों ने वो किया। तो मतलब इतना ज़्यादा वो थे इम्प्रेस्ड कि अच्छा लगा मतलब। तो वो बोलते थे, मुझे तो कई बार बोला उन्होंने भी, बोला मैं तेरे को यहीं रख दूंगा वो जनरल मलिक। मैंने कहा सर अगर तनवीर को आप बोल रहे हैं ना कि आपका एक ब्रदर उधर है, उसको वहाँ रख दिया, तो बोला नहीं नहीं यार वो भी आएगा वापस, चाहो बट तेरे। तो यूँ, सो इवन दैट कैमरेडरी वाज देयर। सो दीज आर द थिंग्स विच आई रिमेंबर, जो अच्छी चीज़ें थी जी। जैसे मैंने आपको बताई, वो उस जेसीओ ने जो पूछा, या मेरे जमाने ने जो बोला, या ये हमने जो म्यूज़िक वगैरह किया, या जो बात उसने मुनीर खान ने और उन्होंने वो बोली, आई रिमेंबर गुड थिंग्स। सर आपको पता है कि शायद ये वीडियो उन पाकिस्तानी सोल्जर्स तक पहुंच सकेगा, शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी।
आपने कभी खुद उनसे बात करी है इस फेज के बाद? मेरे इन्होंने ये देखे होंगे जो टेड टॉक वगैरह है जी, तो ये जरूर उन्होंने देखे हैं. तो आई हैव सीन सम रिएक्शंस फ्रॉम दैट साइड, some positive, some otherwise. Or once in a while, I maybe, on social media, जी, maybe somebody has written something about this thing. आई एम 200% श्योर ये पहुंचने वाला है उन तक. हर एक चीज पहुंचती. इवन मेरा टेड टॉक देखा है. जी. जब मैंने वो डॉक्टर वाली बात की थी तो शायद किसी ने कुछ कमेंट किया था. ऑल्दो आई डिडंट सी इट, बट वो कुछ कमेंट भी लिखते हैं ना उसके नीचे. हाँ जी सर. तो किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लिखा है. इवन हमारे यहाँ के 2 डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं यार, डॉक्टर्स तो ऐसे नहीं करते. मैं कहा भाई, जो मैंने सच बताया, मुझे खुद को पता है कि डॉक्टर्स ऐसे नहीं करते. जी, जी. लेकिन आई हैव सीन एंड एक्सपीरियंस्ड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. नॉट दैट उसने मेरा ये नहीं लगाया, लेकिन उसने, आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स है ना. इवन दैट डॉक्टर वाज शेकन अप बाय द लॉस ऑफ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द ह्यूमिलिटी व्हिच दे हैड टू गो थ्रू, बिकॉज ही मस्ट बी जस्ट 24, 25, 30 ईयर्स. तो वो 24 साल तो उसने वहाँ का ही देखा. तो उसको ज़्यादा वही इंप्रेशन था कि बस गाजी हैं, हम तो कभी हार ही नहीं सकते. और जब वो हार गए तो वो विचलित हो गया और उसने वो रिएक्शन किया. बट आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम. एक आखिरी सवाल है आज से, जो पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी? वी आर वन, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. हम लोग इंडियंस हैं. हम लोग वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार एक कुटुंब है. और आप लोग तो हमारे भाई ही हो ना भाई. हम लोग लड़ते हैं तो क्या है जी, भाई भाई भी लड़ते हैं ना. आप लोग हमसे दूर नहीं हो. और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी गवर्नमेंट लाइए जो हिंदुस्तान में टेररिज्म नहीं करे, हमारे टेररिस्ट को आगे प्रमोट नहीं करे, और हम एक दूसरे से मिलें. जैसे पहले आते थे आपके गायक यहाँ पर गज़लें गाने के लिए, और हमारे खुद के जो आर्टिस्ट वहाँ जाते थे और परफॉर्म करते थे. बहुत ही कम, आप लोग तो बहुत कम बुलाते थे. हम लोग हमेशा बुलाते थे गुलाम अली साहब को और सबको. ऐसे बुलाइए. और एक वो जो बहुत ज़्यादा जोर जो यूँ ऐसे गाते थे ना, वो नुसरत फतेह अली. हाँ, फतेह अली खान साहब आते थे. और क्या, ठीक है ना, ये होना चाहिए. आपके आर्टिस्ट, आपके 1-2 हीरो हीरोइंस भी आए हैं यहाँ पर, एक्टिंग की है, शूटिंग की है राज कपूर साहब ने किसी फिल्म की भी. पता नहीं रणबीर कपूर ने की है या नहीं, उसने रणधीर कपूर ने की है या राज कपूर साहब ने, लेकिन ये कोई फिल्म बनाई थी जी. ये होना चाहिए. और ये लड़ना लुड़ना कभी भी पार नहीं पाओगे जी. ना. तो हिंदुस्तान जीतेगा ना पाकिस्तान जीतेगा. इंसान हारेगा. अगर इंसान को जिताना है, लड़ाई बंद करो, प्रेम बढ़ाओ, गले मिल जाओ. और वैसे भी आप लोग बहुत दिलदार हो. पाकिस्तानी, स्पेशली लाहौर के लोग, और जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं. ये कोई ऐसे ही नहीं है. वंडरफुल पीपल, बट एनिमिटी रखते हैं उनके जो गवर्नमेंट्स हैं. और इससे कुछ नहीं हासिल होगा. अगर पिछले 75 साल में कुछ नहीं हुआ, अगले 25 साल में भी नहीं होगा. यही है कि 25 साल बाद में हम लोग रहेंगे नहीं. लेकिन मेरा ये मैसेज है मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से और बच्चों से कि एकता करो, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करो. हमारे एक दूसरे के देश में मैचेज हों, हम लोग खुश हों. आप हमारी हौसला अफजाई करो, हम आपके अच्छे प्लेयर्स की हौसला अफजाई, वो हो ना, तब मजा आए. 100% सर. हाँ, कैप्टन चाओ, दिल से थैंक यू फॉर ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन यूथ. I saluted you at the start. I salute you again, sir. Thank you for everything you've done for the country. ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ऑनर है कि आप जैसे लेजेंड से बात करने का मौका मिला. एंड बहुत कम पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो मुझे स्पीचलेस छोड़ देते. ये उनमें से एक पॉडकास्ट है. सो जेन्युइनली सर, थैंक यू. एंड आई होप कि वी डिड जस्टिस टू योर स्टोरी. थैंक यू. thank you very much. And I salute you. I am absolutely delighted to meet you with your enthusiasm and with your youth. I know that future of Indian youth is very, very bright. And I too salute you. Honored sir. Thank you. दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट. मैं कुछ नहीं कहूँगा GR चौधरी सर के बारे में, क्योंकि मेरा हक नहीं बनता कि मैं ऐसे लेजेंड के बारे में कुछ कहूँ कि मैंने इनके बारे में क्या सोचा, इस एपिसोड के बारे में क्या सोचा. मैं
ये सारे एपिसोड्स इंडियन मिलिट्री के लिए बनाता हूँ, क्योंकि आई फील कि हमारे एज के लोगों को मिलिट्री को और भी ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जितना हो सके ये वाले एपिसोड को शेयर कीजिए, हमारे सारे मिलिट्री एपिसोड्स देखें। और अगर आपके भी दिल में कुछ बदलता है ऐसे कॉन्वर्सेशंस के बाद, तो डेफिनेटली लोगों को बताइए हमारे मिलिट्री के बारे में, ऐसी कहानियों को शेयर कीजिए, भारतीय फौज के बारे में लोगों को बताइए। साथ में हम भारत को आगे लेके जाएंगे दोस्तों, और भारतीय फौज को और भी ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे एक वर्ल्ड स्टेज पर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड जय हिंद।